ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद तुम्हारी सिर्फ एक फार्मिंग दूसरों के 10 कल्टीवेशन के बराबर है। लेकिन तुम्हारा जन्म एक ऐसे शाही परिवार में हुआ है जहां किसी को काम करने की जरूरत ही नहीं है। हर बार जब तुम खेती करने की कोशिश करते हो, एम्परर पिता तुम्हें डांटते हैं। ग्रेट जो के एक राजकुमार और कल्टीवेशन के एक जीनियस होकर तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम्हें एक किसान बनना है। एम्बिशन की यह कमी सच में मेड सर्वेंट मां से आई है। तुम्हारे शरीर सुप्रीम बोन का उगना पूरी तरह से एक बर्बादी है। इतना कहने के बाद सम्राट ने तुम्हें एक ठंडी नजर से देखा और वहां से मुड़कर चले गए। तुम्हें लगा कि यह बस उनकी रोज की शिकायतें थीं, लेकिन उसी रात किसी बेड चेंबर में घुसपैठ की बिजली की रफ्तार से उन्होंने तुम्हारी सुप्रीम बोन निकाल ली और तुम्हारे सारे कल्टीवेशन को तबाह कर दिया। अगले दिन सम्राट से मिले बिना ही एडिक्ट ने तुम्हें बग्घी योजो शहर से निकाल दिया। पूरी दुनिया का मानना था कि इस जीनियस राजकुमार की जिंदगी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन सिर्फ तुम्हें पता था इनविंसिबल जिंदगी की तो अभी बस शुरुआत हुई थी। जैसे ही तुम्हारी बग्घी सिटी लॉर्ड की हवेली के सामने रुकी, तुम्हारे साथ सफर कर यूनक जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए दौड़ा। इससे पहले कि उसका हाथ लोहे के रिंग को छू पाता, आर्मर पहने सिटी लॉर्ड ने रोक लिया। योर हाइनेस महाराज, रेजिडेंस तैयार कर दी गई है। गार्डनिंग के शौक के बारे में बहुत सुना है। मैंने खास तौर पर आपके लिए शहर से 10 मील पश्चिम में एक थैच्ड हट और 2 एकड़ खेती की जमीन तैयार करवाई है। तुम्हारे जवाब का इंतजार किए बिना ही सिटी लॉर्ड मुस्कुराया और अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से चला गया। यह देखकर तुम्हारे बगल में खड़ा वह छोटा सा सेवक भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। यह तो हद हो गई। पहले के समय में ऐसा एक घटिया आदमी जीवन भर योर हाइनेस की तरफ देखने के भी लायक नहीं था, और अब उसकी इतनी हिम्मत कि वह इतना घमंड दिखा रहा है। उसे आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं है योर हाइनेस। तुमने हल्की सी मुस्कान दी और अपना हाथ हिलाया। श्याओये, ये दुनिया हकीकत में ऐसी ही है। मेरी वजह से तुम भी फंस गए और इंपीरियल कैपिटल से निकालकर मेरे साथ यहाँ आना पड़ा। यह सुनकर शॉली ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। योर हाइनेस, कृपया ऐसा मत कहिए। ब्लेसिंग है कि मुझे आपके पीछे चलने का मौका मिला। तुमने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि तुम एक्साइटमेंट के साथ उस फूस की झोपड़ी की तरफ चल दिए। जैसे ही तुम वहां पहुंचे, तुम अंदर जाकर एक धूल हो उठाने के लिए बेताब थे। फिर जूली के मना करने के बावजूद तुमने खेत में जाकर मिट्टी ढीली करने की जिद की। जैसे ही फावड़े ने स्ट्राइक किया, एनर्जी की एक लहर तुम्हारे पूरे शरीर में ऊपर की तरफ दौड़ गई। इस दुनिया मार्शल आर्ट्स ग्रेड्स में बांटा गया 9th ग्रेड एंट्री लेवल है। 1st ग्रेड सबसे ताकतवर है। पहले ग्रेड ग्रैंड मास्टर्स, ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स आते हैं। ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स कल्टीवेटर्स का कनेट रेल्म होता है। और बहुत ही जल्द तुम एक अपाहिज इंसान से 9th ग्रेड ब्रेक थ्रू कर गए। इसी बीच फिजिक विकसित होकर एक बेहद दुर्लभ प्राइमल केओस डिवाइन बॉडी में बदल गया। किसी का भी ध्यान अपनी तरफ न खींचने के लिए पिछले आधे साल तक तुमने सोने और खेती करने के अलावा कुछ भी नहीं किया। बॉर्डर पर हो रही जंग में बदलाव के साथ साथ रॉयल कोर्ट फैक्शंस के बीच भयंकर राजनीति और अंदरूनी लड़ाई चल रही थी। सिर्फ तुम ही थे जो इस छोटे से आंगन में रहकर एक बहुत ही दुर्लभ और शांति भरी जिंदगी का मजा ले रहे थे। हालांकि तुम्हारे पास सुख सुविधाओं की थोड़ी कमी थी, लेकिन तुम्हारी स्पेशल एबिलिटी पूरी तरह पीक तक विकसित हो चुकी थी। मिट्टी खोदने पर अलग अलग पेनेसियस और एलिक्सर्स चांस होते थे। हर बोया गया बीज अलग अलग तरह के जादुई आर्टिफैक्ट्स दे सकता था। अब फसल हार्वेस्ट सीजन आ चुका था। जैसे ही तुमने सारी फसलें काटी और उन्हें आंगन में इकट्ठा किया, एक बहुत ही विशाल और राजसी स्पिरिचुअल एनर्जी ने तुम्हारे शरीर में धरती हिला देने वाले बदलाव किए। तुमने एक ही पल में ग्रैंड मास्टर रियल्म ब्रेक थ्रू कर लिया, जहां तक पहुंचने में मार्शल आर्टिस्ट्स को पूरी 1 सदी लग जाती है। तुम्हारे पिछले 6 महीनों में बनाए फाउंडेशन के साथ बैटल में ग्रेट ग्रैंड मास्टर को हराना तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। पिछले आधे साल में कल्टीवेशन करने के अलावा तुमने इस दुनिया को अच्छे से समझने के लिए पुरानी किताबें पढ़ने में अपना समय बिताया। हालांकि इस दुनिया में ग्रेट जो डायनेस्टी तो बस समुद्र में एक बूंद के बराबर है। किसी और चीज की तो बात ही छोड़ दो। ग्रेट जू जैसे और किंगडम्स मौजूद हैं। इसके अलावा ऐसे सेक्ट्स भी हैं जो डायनेस्टी के कंट्रोल से पूरी तरह आजाद हैं। ग्रेट ग्रैंड मास्टर ग्रेट जो के अंदर चाहे जो कुछ भी कर ले, लेकिन इसके बाहर कल्टीवेटर्स के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते। इसीलिए अभी के लिए तुम्हारी सबसे समझदारी वाली योजना यही थी कि तुम इस भूली बिसरी जगह पर फार्मिंग करते रहो। इसी बीच सिटी लॉर्ड की हवेली में एक जासूस की खबर ने बायलोंग के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ा दिया। मालिक, बहुत बुरी खबर है। डीमन किंगडम का भेजा पीक ग्रैंड मास्टर शहर में घुसपैठ कर चुका है। हमारे आदमियों का अभी अभी उससे सामना हुआ था और उसने पलक झपकते ही हमारे सैकड़ों सैनिकों को काट डाला। यह सुनकर बेलोंग बुरी तरह से घबरा गया। वह तो 2nd ग्रेड मार्शल आर्टिस्ट था। अगर वह दुश्मन सिटी लॉर्ड यानी उसका सिर काटने आ गया
तो शहर के हजारों सैनिक भी उसे रोक नहीं पाएंगे। ऐसा लग रहा था कि डेमन किंगडम ग्रेट जो के साथ एक नेशनल वॉर शुरू करने पर तुला हुआ है। यह सोचकर बेलोंग ने जरा भी हिचकिचाने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपने रीइंफोर्समेंट्स के लिए राजधानी जाने का आदेश दिया। साथ ही उसने शहर के आम लोगों को शहर खाली करने के लिए कहा और सेना को मरने मारने की लड़ाई के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। बेलोंग को डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन की कोई चिंता नहीं थी। आखिरकार भले ही ये लाखों सैनिक किसी काम के न हो, फिर भी अगर दुश्मन उन्हें लगातार मारता रहे और एक दिन में हजारों को भी काटे, तो भी उसे सबको मारने में महीनों लग जाएंगे। उसे डर इस बात का था कि योजो में छुप कर रह रहा था और समय समय पर हमले करके तबाही मचा रहा था, जिससे हर कोई लगातार खौफ में जी रहा था। समय के साथ मोराल पूरी तरह टूट जाएगा और योजो सीज के ही हार जाएगा। इसलिए अब उसका काम किसी भी कीमत पर उस आदमी का ठिकाना ढूंढना था। हालांकि कुछ स्टेलमेट के बाद हालात धीरे धीरे और भी बदतर होते चले गए। डेमन किंगडम एक्सपर्ट हर बार बहुत कम समय के लिए सामने आता था। वह सीधे तौर लीथल मूव्स करता था, जिससे भारी तबाही मचती थी। अगर उसका हमला चूक भी जाता तो वह अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को वापस पाने के लिए तुरंत वहां से भाग जाता। उसके मॉर्टल शरीरों के साथ उसका पीछा करना नामुमकिन था। वे बस खड़े होकर उसे बार बार अपनी सेना को कमजोर करते हुए देख सकते थे। कुछ ही दिनों में शहर डिजर्टर सैनिक सामने आने लगे। जब बेलोंग बेचैनी से कांटों पर बैठा हुआ था, तभी एक सैनिक एक्साइटमेंट के साथ उसे एक चिट्ठी लाकर दी। राजधानी से खबर है, मैजेस्टी की सेवा यूनक जियो आ रहे हैं और वो आज रात तक यहाँ पहुंच जाएंगे। यह जानकर एल्डर पहले से हाफ स्टेप ग्रेट ग्रैंड मास्टर थे। उस कमीने डेमन किंगडम के ग्रैंड मास्टर की मौत पक्की थी। उस खबर ने कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा दिया। हमारे आदमियों के 100 ग्रुप्स बनाओ और अभी जाकर उस ग्रैंड मास्टर का ठिकाना ढूंढना शुरू करो। कल रात उसने बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च की है, तो पक्का वह अपनी एनर्जी वापस पाने के लिए कहीं छुपा होगा। जैसे ही वो मिले, अकेले उससे भिड़ने की कोशिश मत करना। उसे घेरने और मारने के लिए सेना सिग्नल देना। इसी बीच शहर के दक्षिण में मौजूद एक थैच्ड हट के पास डेमन किंगडम का वह एक्सपर्ट इस वक्त वहीं छुपा हुआ था। लाखों सैनिकों से लड़ना एक ग्रैंड मास्टर के लिए भी बहुत भारी पड़ रहा था। उसकी आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। अच्छा हुआ मैं अपने साथ कुछ पिल्स लेकर आया था। मैं कल बेलोंग को मार दूंगा, मिशन पूरा करूंगा। यह सोचकर उसने अपनी आंखें बंद की, ध्यान लगाया और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को वापस पाना शुरू कर दिया। लेकिन अगले ही पल उसके कानों में एक आवाज गूंजी, तुम कौन हो? यह सुनकर वह एक्सपर्ट डर के मारे पसीने से भीग गया। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी गलती से मेरिडियंस में बहने लगी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था ग्रैंड मास्टर होकर उसे किसी के इतने करीब आने का पता तक नहीं चलेगा। लेकिन हीरो उस फूस की झोपड़ी से बाहर निकलते देखा। तुम्हें फटे पुराने कपड़े पहने और इतनी खस्ताहाल जगह पर रहते हुए देखकर उसने आखिरकार चैन की सांस ली। गार्ड कम। लीबिंग ने तुम्हें मिटाने के लिए कैजुअल तरीके से अपना हाथ हिलाया, लेकिन उसे यह देखकर बहुत बड़ा झटका लगा कि तुम जैसे एक मामूली किसान ने बिना हिले ही उसके हमले को रोक औरा ने शहर में गश्त लगा रहे सैनिकों का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया। यह तो योर हाइनेस महाराज का दक्षिणी आंगन है। जल्दी करो, सिटी लॉर्ड को खबर दो। इसी बीच तुमने धीरे से अपना हाथ उठाया। तुम्हारी उंगलियों में आंगन में पड़ा एक सूखा पत्ता था। अगले ही पल वह पत्ता एक बहुत ही खौफनाक ताकत के साथ आगे शूट हुआ। लिबिंग पहले तो एकदम सन्न रह गया, फिर उसे अपनी छाती से एक बहुत ही भयानक दर्द उठता हुआ महसूस हुआ। जब उसने नीचे देखा तो उसने पाया डांटियन असल में एक सूखे पत्ते से आर पार हो चुका था। एक पूरी ग्रैंड मास्टर बस ऐसे ही मारा गया। अपनी जिंदगी के आखिरी पल तक उसे यह भी नहीं पता चला कि वह कैसे मरा। जल्द ही बेलोंग अपने सैनिकों को लेकर आंगन में आ पहुंचा। जमीन पर पड़ी उस लाश को देखकर उसके पूरे शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, डीमन किंगडम का यह एक्सपर्ट जिसने लाखों की सेना में खौफ पैदा कर दिया था, वह असल में मारा जा चुका है। और हत्या का हथियार कोई और नहीं बल्कि एक मामूली सा सूखा पत्ता है। योजो शहर में इतनी खौफनाक एग्जिस्टेंस कब से रहने लगी? शकों से भरा हुआ शेंगलोंग सुराग ढूंढने के लिए आसपास देखने लगा। तभी उसकी नजर तुम पर पड़ी, जो खेतों में काम कर रहे थे। वह धीरे धीरे तुम्हारे पास आया और पूछा, क्या तुमने अभी अभी यहाँ कुछ अजीब होते हुए देखा? तुमने अपना सिर हिलाया और उससे पूछा कि क्या हुआ है। यह देखकर कि तुम्हें कुछ नहीं पता, उसने जवाब देने की कोई जहमत नहीं उठाई। वह कभी एक्सपर्ट को एक बेकार और निकम्मे राजकुमार से नहीं जोड़ सकता था। शांगलोंग के जाने के बाद घर के लिटरली खुद को रोक नहीं पाया। योर हाइनेस, कोई हैरानी की बात नहीं कि जब मैंने कुछ दिन पहले आपको आम लोगों के साथ भागने के लिए कहा था तो आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। आखिर आपने इतनी कल्टीवेट कर ली। अगर पिछले आधे साल को याद किया जाए तो तुम या तो खेत के बिजी थे या फिर घर में आराम कर रहे थे। तुम कभी बाहर नहीं गए। फॉर्चुनेट अपॉर्चुनिटी का मिलना तो दूर की बात है। तुम बस मुस्कुराए। फिर
अपना हाथ हिलाते हुए पिल ज्योली के मुंह में उछाल दी। तुरंत ही ज्योली को अपने शरीर मेरिडियंस खुलती हुई महसूस हुई, जिसने उसे एक आम इंसान से सीधे मार्शल आर्टिस्ट बना दिया। इस ज्योली ने पिछले आधे साल से यहाँ तुम्हारा साथ दिया था और हर दिन पूरी इज्जत के साथ तुम्हारी सेवा की थी। उसने तुम्हारी गिरी हुई हैसियत के बारे में कभी शिकायत नहीं की, जो उसे कॉन्फिडेंट इंसान बनाता था। इसके तुरंत बाद तुमने कल्टीवेशन मैनुअल निकाली। सनफ्लावर मैनुअल थी जिसे तुमने खेतों से खोदकर निकाला था। इसे यूनक ही कल्टीवेट कर सकता था। चूंकि यह तुम्हारे किसी काम की नहीं थी, इसलिए तुमने इसे ज्योली को इनाम के तौर पर दे दिया और उसे चेतावनी दी कि वह इस बारे में कभी किसी को कुछ न बताए। इसी बीच योजो शहर के दरवाजों पर शांग लोंग और उसके खास यूनक शाओ का स्वागत करने के फॉर्मेशन में खड़े थे। जल्द ही एक औरतों जैसी चाल ढाल वाला आदमी बग्घी से नीचे उतरा। शांग लोंग यूनुच ज्यू का स्वागत करता है। यूनुच ज्यू ने हल्की सी मुस्कान दी, फिर ग्रुप सिटी लॉर्ड की हवेली की तरफ चल पड़ा। वहां क्या क्या हुआ था, इसकी सारी जानकारी मिलने के बाद यूनुच ज्यू पूरी तरह से सदमे में था। एक ग्रैंड मास्टर एक्सपर्ट को सिर्फ एक सूखे पत्ते से मार देना, यह पक्का ग्रेट ग्रैंड मास्टर का ही काम होगा। चूंकि योजो पर मंडरा रहा खतरा खत्म हो चुका है, तो अब मुझे यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि हजारों मील का सफर तय करने के बाद मैजेस्टी के आदेश का पालन करते प्रिंस को भी एक बार देखना होगा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, शांग लोंग के दिल की धड़कन रुक सी गई। आधा साल पहले सुप्रीम बोन चुरा ली गई थी, कैपिटल से निकालकर योजो भेज दिया गया था। अब तक लोग आपको पूरी तरह से भूल चुके थे, लेकिन अब राजधानी से आया हुआ यूनुच ज्यू अचानक से आपका जिक्र कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि सम्राट ने अपना मन बदल लिया हो? अगर यह राजकुमार दोबारा सम्राट की नजरों में चढ़ गया और उसने मुंह जैसे बॉर्डर के सिटी लॉर्ड के लिए मुसीबत खड़ी करने की सोची, तो मैं तो मारा जाऊंगा। वह बस यही दुआ कर सकता था कि यूनुच ज्यू के इस दौरे का कोई और मकसद हो। रात के अंधेरे में यूनुच ज्यू और कुछ नौकर चुपचाप तुम्हारे उस छोटे से आंगन में पहुंच गए। बचपन से ही महल में पले बढ़े होने की वजह से तुमने सम्राट के इस चहेते इंसान को तुरंत पहचान लिया, लेकिन पहले के समय में वह हमेशा तुम्हारे सामने सिर झुकाकर रहता था, पर अब उसकी आंखों में सिर्फ एरोगेंस भरा हुआ था। योर हाइनेस के अंदर तो सच में एक किसान टैलेंट है। ये ताने भरे शब्द सुनकर भी तुम्हें कोई गुस्सा नहीं आया। राजधानी से आए किसी इंसान को देखकर तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आया कि तुम उससे राजधानी की अपडेट्स निकाल सको। यूनुक शाओ की बातों से ऐसा लग रहा है कि हर कोई एक आम इंसान के रूप में मेरी इस जिंदगी से काफी संतुष्ट है। यूनुच ज्यू ने इसका सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि लिटिल ली की तरफ देखा। यहां तक कि योर हाइनेस महाराज के पीछे पीछे घूमने वाले इस छोटे से गुलाम ने मार्शल आर्ट्स की दुनिया में कदम रख लिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि योर हाइनेस अभी भी इतनी फुर्सत और आराम की जिंदगी जी रहे होंगे। स्कॉटिश अबू से उसवाफोर आइंस से हो। मुझे योर हाइनेस को एक सलाह देने की इजाजत दें। एक राजकुमार होकर पैथेटिक हालत में अपनी जिंदगी से चिपके रहना, दुनिया वाले इसे किस नजर से देखेंगे? जब आपको इस बॉर्डर पर आने का शाही फरमान मिला था, तो क्या आपको सच में लगा मैजेस्टी चाहते हैं कि आप एक आम इंसान बनकर जिएं? शाही खून वाले किसी इंसान का ऐसे एक आम इंसान बनना शाही परिवार के लिए बहुत बड़ी बदनामी है। योजो शहर से निकाल दिया जाना सम्राट की एक मेहरबानी थी। अगर आपने अपनी जान खुद ले ली होती तो बाहर वाले शाही परिवार के उस न झुकने वाले जज्बे की तारीफ करते, लेकिन इस तरह से जिंदा रहकर आप सिर्फ एक मजाक बनकर रह गए हैं। योजो एक ऐसी जमीन है, वॉर चलते रहते हैं। अगर कल को यह शहर हार जाता है तो एक राजकुमार के रूप में आपकी यह पहचान दूसरों के हाथों में एक हथियार बन जाएगी। फिर भी आधा साल बीत चुका है और योर हाइनेस अभी तक इस छिपे हुए मतलब को नहीं समझ पाए हैं। चूंकि बात ऐसी है तो मेरे पास इसे खुद अपने हाथों से करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। यह सब सुनने के बाद तुमने बहुत ही शांति से चाय का एक घूंट लिया। इतनी सारी फालतू की बातें और सफाइयां देने के बाद ऐसा लगता है कि मुझ पर हमला करना तुम्हारा खुद का फैसला है। यूनुच ज्यू, यह सम्राट की इच्छा तो बिल्कुल नहीं है ना? जैसे ही तुमने यह बोला, यूनुच ज्यू की आंखों में मर्डरस इंटेंट चमक उठा। मैंने कई सालों तक सम्राट की सेवा की है और मैं सम्राट के दिमाग को सबसे अच्छी तरह से जानता हूं। सीधे शब्दों में कहूं तो मेरी इच्छा ही सम्राट की इच्छा है। मर जाओ। यूनुच ज्यू ने अपनी उंगलियों क्लॉ का आकार दिया और सीधे तुम्हारे सिर की तरफ झपटा। लेकिन अगले ही पल उस छोटे से घर में सब कुछ जम गया, जैसे समय ही रुक गया हो। सबकी हैरान और फटी हुई आंखों के सामने तुम धीरे से खड़े हुए। एक ही पल में तुम्हारी उंगलियों गोल्डन लाइट की अनगिनत किरणें फूट पड़ी, जिन्होंने यूनुच ज्यू के पूरे हाथ को अपनी जगह पर जकड़ लिया। हड्डियों के टूटने की खौफनाक आवाज के साथ उसका हाथ पलक झपकते ही मिस्ट ऑफ ब्लड में बदल गया। यूनुच ज्यू ने दर्द से एक भयानक चीख मारी और जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। तुमने ऊपर से उसकी तरफ नीचे देखा। यूनुच ज्यू की आंखों में कई तरह के मिले जुले भाव थे, दहशत, खौफ
और इस बात पर यकीन न कर पाना कि यह सब कैसे हो गया। तुम्हारे पास इतनी खौफनाक ताकत कैसे आ सकती है? तुम मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी अभी की इस हालत में मैं तुम्हें सिर्फ अपनी उंगली के एक इशारे से मार सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें भीख मांगते हुए देखना चाहता हूं। यूनुच जियो तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा और रहम की भीख मांगने लगा। योर हाइनेस, कृपया इस बूढ़े गुलाम की जान बख्श दीजिए। मैं आपके हर आदेश का पालन करने के लिए तैयार हूं। एक बार जब योर हाइनेस वापस लौटेंगे तो थ्रोन दिलाने में अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। सिर्फ कुछ ही शब्दों में उसने सबसर्विएंट वाला रूप पूरी तरह से दिखा दिया था। तुम उसका मजाक उड़ाए बिना नहीं रह सके। क्या तुम्हें लगता है कि ग्रेट जो के इस सिंहासन की कोई परवाह है? यूनुच जियो पागलों की तरह जमीन पर अपना सिर पटक पटक कर भीख मांगने लगा। योर हाइनेस, रहम कीजिए। चाहे जो भी हो, यह बूढ़ा गुलाम सम्राट का सबसे कॉन्फिडेंट इंसान है। अगर मैं योर हाइनेस के हाथों मारा गया तो आप सम्राट को क्या जवाब देंगे? हालांकि इससे पहले कि वह अपनी भीख मांगना खत्म कर पाता, तुमने अपना हाथ जोर से उसके सिर पर दे मारा। तुम कमीने यूनुच, मैंने तुम्हें रहम की भीख मांगने के लिए कहा था और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। फिर अपने हाथ के एक हल्के से इशारे से तुमने उस लाश को चुपचाप हवा में उड़ाकर आंगन से कुछ दूरी पर फेंक दिया। एक दिन बाद इंपीरियल कैपिटल हिल उठी थी। सौ दहाई ग्रेट जो के सम्राट का सबसे तेज और खूंखार शिकारी कुत्ता योजो शहर में बहुत ही दर्दनाक मौत मारा गया था। हर किसी का यही मानना था कि उसे डीमन किंगडम के उस एक्सपर्ट ने ही मारा होगा। कोई भी तुम जैसे एक अपाहिज और बेकार राजकुमार पर कभी शक नहीं कर सकता था। इस तरह दोनों देशों के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ने की कगार पर पहुंच गया था। इसी बीच इस पूरे 1 साल के दौरान तुम पर इन सब बातों का कोई भी असर नहीं पड़ा। फार्मिंग की वजह से तुमने डिवाइन एबिलिटीज और खजाने हासिल कर लिए थे और तुम्हारा कल्टीवेशन बहुत कनेट लेवल ब्रेक थ्रू कर चुका था। अगर उन इमॉर्टल कल्टीवेशन सेक्ट्स को छोड़ दिया जाए, मॉर्टल दुनिया रेल्म को पूरी इनविंसिबल माना जाता था। अगर तुम एक मजबूत फाउंडेशन बनाने की कोशिश नहीं कर रहे होते तो तुम अब तक रेल्म ब्रेक थ्रू कर चुके होते। तुम्हारे दिए गए अनगिनत खजानों और रिसोर्सेज की बदौलत लिटिल ली भी अब पूरी तरह फर्स्ट ग्रेड मार्शल आर्टिस्ट बन चुका था। सच कहूं तो योजो शहर बहुत पहले से ही तुम्हारे कंट्रोल में था। जोली ने चुपके से सेना के कई जनरलों को अपनी तरफ मिला लिया था। अब शंगलों की आधी सेना पर जोली का सीधा कंट्रोल था। उसे सेना की कोई परवाह नहीं थी। तुम्हें बस पूरे योजो शहर पर अपना कंट्रोल चाहिए था। योर हाइनेस, महाराज, आप बेफिक्र रहिए। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। योर हाइनेस के सिर्फ एक आदेश पर लाखों की सेना पल भर में हमारा साथ देने के लिए तैयार हो जाएगी। जोली ने एक्साइटमेंट के साथ मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि मैंने हाल ही में सुना मैजेस्टी 5th प्रिंस को यहाँ भेजा है। यह सुनकर तुम्हारी आंखों में एक गहरी और डरावनी चमक आ गई। इस 5वें राजकुमार की माँ एक बहुत ही ऊंचे शाही परिवार से थी और उसका नाना ब्लैक एंड व्हाइट पैलेस ग्रैंड एल्डर था। इसलिए बहुत कम लोग ही उससे पंगा लेने की हिम्मत करते थे। सभी राजकुमारों में से सिर्फ तुम ही थे जिसके सुप्रीम बोन थी और जो उसकी बराबरी कर सकता था। इसी वजह से तुम्हें शक था कि तुम्हारी सुप्रीम बोन निकालने के पीछे उसी का हाथ था। इसी बीच शाही महल हेवनली हॉल के अंदर एक बहुत ही रौबदार मिडिल एज्ड का ड्रैगन थ्रोन पर एकदम सीधा बैठा हुआ था। चुंगेर, योजो शहर वॉर से घिरा हुआ है। डीमन किंगडम की सेना हमारे बॉर्डर्स पर दबाव बना रही है। अगर तुम्हारे पास कोई फूल प्रूफ योजना नहीं है तो बस पीछे हटकर वापस लौट आना। जब तक ब्लैक टाइगर पास सुरक्षित है, वो लोग ग्रेट जू की जमीन के 1 इंच हिस्से पर भी कदम नहीं रख पाएंगे। यह सुनकर उसके बगल में खड़े उस युवा राजकुमार ने सम्मान से अपने हाथ जोड़े। रॉयल फादर, आप बेफिक्र रहें। आपका बेटा बहुत ही सावधानी से कदम उठाएगा। लेकिन अगर सच में कोई बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया, 7th ब्रदर का क्या होगा? यह सुनने के बाद ग्रेट जो के सम्राट की आंखों में एक बहुत ही ठंडी चमक आ गई। ग्रेट जो के शाही परिवार कैप्टिव्स नहीं होते। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है? आपका बेटा समझ गया। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। योजो शहर उनके हाथों में नहीं जाएगा। फिर उसने बड़े ही गर्व के साथ कहा, मेरे नाना ने पहले ही संदेश भेज दिया है। जैसे ही युद्ध भड़केगा, ब्लैक एंड व्हाइट एक्सपर्ट्स हमारी मदद के लिए तुरंत आ जाएंगे। 5वें राजकुमार की इन बातों ने ग्रेट जो के सम्राट का मूड बहुत अच्छा कर दिया। ब्लैक एंड व्हाइट पैलेस के बीच में आने के बाद योजो शहर को जीतना नामुमकिन हो जाएगा। इस युद्ध के बाद जब तुम वापस लौटोगे, किंग का ताज पहनाने का समय आ जाएगा। यह सुनकर 5वें राजकुमार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन उसे यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि जैसे ही वह उस हॉल से बाहर निकला, उस घमंडी सम्राट की आंखों में जो तारीफ थी वह बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक बहुत ही भयानक और खौफनाक चमक ने ले ली थी। 5वें राजकुमार की पीठ को घूरते हुए वह सम्राट एक बहुत ही डरावनी और शैतानी हंसी हंसने लगा। आधा महीना बीत जाने के बाद जूली तुम्हारे सामने पूरे सम्मान के साथ खड़ा था।
योर हाइनेस, 5वां राजकुमार आ चुका है। वह अपने साथ एक ब्लैक आर्मर सैनिकों को लाया है। उनका रुतबा सच में बहुत खौफनाक है। ब्लैक आर्मर आर्मी ग्रेट जो की सेना की एलीट है। उनकी लड़ने की ताकत योजो शहर के 5 लाख सैनिकों के बराबर है। तुम यह सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वह सच फेवरेट है। कोई और खबर? जियोली ने आगे बताया। अभी योजो शहर के बाहर डेमन किंगडम की सेना की गिनती 5 लाख से भी ज्यादा है। इसके अलावा उनके ग्रैंड मास्टर्स हैं और यहां तक कि ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स भी हैं। इतनी खौफनाक ताकत का 8 किंगडम्स में शायद ही कोई कर सकता है। योजो जैसे छोटे से शहर को बचा पाना बिल्कुल नामुमकिन है। 5वें राजकुमार के यहाँ होने के बावजूद शहर को बचाया नहीं जा सकता। हालांकि अपने आम बर्ताव से बिल्कुल अलग हटकर तुमने कहा इसे बचाना ही होगा। अगर यह नहीं भी बच सकता तब भी हमें इसे हर हाल में बचाना होगा, क्योंकि आखिरकार तुम्हारी फसलों को दोबारा काटने का समय आ रहा था। तुम भला इस शहर को कैसे हारने दे सकते थे? जियोली ने एक कड़वी मुस्कान दी। योर हाइनेस, यह फैसला करना हमारे हाथ में नहीं है। उसकी नजरों में तुम्हारी ताकत ज्यादा से ज्यादा एक ग्रेट ग्रैंड मास्टर के बराबर ही थी। तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, डेमन किंगडम के उन 2 खौफनाक और ताकतवर एक्सपर्ट्स के सामने तुम्हारी ताकत किसी काम की नहीं थी। तुमने अपना हाथ हिलाया और कहा, बस अब और कुछ मत कहो। हालात के पीछे फैक्शंस के बारे में सोचते हुए तुम्हें समझ आ गया था कि योजो शहर अब उन 8 साम्राज्यों का फोकल पॉइंट बन चुका था। एक बार जब दोनों सेनाएं आपस में टकराएंगी तो पक्का यह एक धरती हिला देने वाला युद्ध होगा। अगर डेमन किंगडम और ग्रेट जू राजवंश के बीच सच में युद्ध छिड़ गया तो सेक्ट्स भी इस लड़ाई में खिंचे चले आएंगे। इसी बीच 5वें राजकुमार के खुद योजो आने से मोराल आसमान छू रहा था। यह तुम्हारे 7th प्रिंस से बिल्कुल अलग था, जो पिछले 4 सालों से योजो में ही रह रहा था और किसी को कोई परवाह नहीं। सिटी लॉर्ड की हवेली में 5वां राजकुमार सबसे खास सीट पर बैठा हुआ था। बगल की सीट पर बैठे जनरल लॉन्ग ने सबसे पहले चापलूसी करना शुरू किया। मैंने आखिरी बार योर हाइनेस को कुछ साल पहले देखा था। उस वक्त भी योर हाइनेस के पास एक बहुत ही शानदार ऑरा था। अब इतने सालों बाद आपने किंग का रुतबा हासिल कर लिया है। आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं जनरल। इस बार मैं इंपीरियल फादर के योजो शहर की रक्षा करने आया हूँ। डीमन सेना को रोकने में आपका पूरा सहयोग चाहता हूँ जनरल। जब सही समय आएगा तो मैं पिता के सामने आपकी बहादुरी और कामयाबी की सच्ची रिपोर्ट पेश करूंगा। उसकी इन बातों ने जनरल लॉन्ग को बहुत खुश कर दिया। वैसे 7th ब्रदर पिछले कुछ सालों से कैसा है? 7th प्रिंस बिल्कुल एक आम इंसान की तरह जिंदगी जीते हैं। वो मुश्किल से ही कभी अपने घर से बाहर निकलते हैं। यह सुनकर 5th प्रिंस ने जोर से मेज पर मुक्का मारा और गुस्से में चिल्लाया, पिताजी ने उसे यहाँ किस लिए भेजा था? क्या वह पूरी तरह से भूल चुका है? कल मैं खुद जाकर उससे पूछूंगा। क्या ऐसा हो सकता है कि कल्टीवेशन छिन जाने के स्पिरिट भी अपाहिज हो गई हो? अगर बात यही है तो वह जाकर मर क्यों नहीं जाता? जनरल लॉन्ग का मुंह थोड़ा सा सिकुड़ा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। राजकुमारों के बीच सक्सेशन की लड़ाई के बारे में बात करना डायनेस्टी में प्रजा या मंत्रियों के लिए एक टैबू माना जाता है। दूसरी तरफ 5वें राजकुमार के आने की खबर डीमन किंगडम पर दबाव कई गुना बढ़ गया था। वो बहुत अच्छे से जानते थे कि इस राजकुमार का ननिहाल ब्लैक एंड व्हाइट पैलेस है। उसका वह खौफनाक और ग्रैंड एल्डर अपनों की हिफाजत करने के मामले में किसी की नहीं सुनता था। दोनों तरफ की सेनाएं कुछ समय के स्टैंड ऑफ में फंसी हुई थीं और कोई भी अगला कदम नहीं उठा रहा था। तुम अपने काम से काम रख रहे थे और अपने आंगन में बैठकर धूप सेंक रहे थे। यह बहुत ही सुकून देने वाला पल था। तभी अचानक बहुत ही जोर से लात मारकर दरवाजा खोला गया। तुरंत बाद सैनिकों रोज आंगन के अंदर घुस आईं। बाहर से एक लंबा और सीधा आदमी धीरे धीरे अंदर की तरफ चला आया। यह इंसान 5वां राजकुमार सुचेंग था। उस पर नजर पड़ते ही तुम्हें थोड़ा सा झटका लगा। तुम्हें पहले लगता था कि सुप्रीम बोन को निकालकर सुचेंग के शरीर में डाल दिया गया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसके पास सुप्रीम बोन का जरा ऑरा मौजूद नहीं था। इसके बाद तुम्हारी उसके बारे में जानने इंटरेस्ट पूरी तरह से खत्म हो। ट्रैश सच में तुम्हारे ध्यान देने के भी लायक नहीं था। तुम्हें रॉकिंग चेयर पर लेटे हुए देखकर और उठने का कोई इरादा न करते देखकर सुचेंग तुरंत आग बबूला हो गया। 7th ब्रदर, क्या तुम्हें इज्जत और रुतबे की कोई समझ नहीं है? तुम मुझसे किस तरह की इज्जत की उम्मीद कर रहे हो? हम एक ही माँ से पैदा भी नहीं हुए हैं, तो फिर प्यारे भाई होने का नाटक क्यों करना? यह सुनकर सुचेंग के चेहरे का रंग पूरी तरह से बदल गया। एक राजकुमार होकर तुम सिर्फ खाना पीना और मजे करना जानते हो। कॉन्शियंस को जरा भी शर्म नहीं आती? तुमने एक मजाकिया नजर से उसे देखा, यह इंतजार करते हुए कि वह आगे क्या कहेगा। इसने सुचेंग को गुस्से के मारे अपने पैर पटकने पर मजबूर कर दिया। पिताजी पहले ही अपना आदेश दे चुके हैं। जब वह दिन सच में आएगा तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। इतना कहकर उसने अपनी आस्तीन झटकाई और मुड़कर वहां से चला गया। उसकी इस बात ने तुम्हें हंसने पर मजबूर कर दिया।
बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। ड्रैगन सिंहासन पर बैठा वह बूढ़ा कमीना आज भी उतना ही बेरहम और पत्थर दिल है, लेकिन यह मेरे लिए अच्छा ही था। कम से कम अब मुझे अपने भविष्य के फैसलों को लेकर कोई साइकोलॉजिकल बर्डन नहीं होगा। जल्द ही वह बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो गया। 3 महीने तक अपनी ताकत बढ़ाने के बाद लड़ी गई सबसे पहली जंग ही धरती हिला देने ग्रैंड मास्टर्स, ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स एक एक करके युद्ध के मैदान में उतर पड़े थे। सिर्फ एक ही दिन में योजो शहर के बाहर की जमीन खून से लाल हो गई थी। लाशों के पहाड़ों ने उस नजारे को बेहद डेसोलेट बना दिया। गोल्डन आर्मर पहने हुए सुचेंग ने अपनी आंख के कोने से खून पोंछा। वह बहुत ही खूंखार लग रहा था। योर हाइनेस, दुश्मन अपनी पूरी ताकत के साथ आ रहे हैं। हम अपनी अभी की ताकत से उन्हें रोक नहीं सकते। कॉम्बैट पावर की कमी ने योजो शहर को खतरे के मुहाने पर ला खड़ा किया है। चाहे जो भी हो, लाइन को होल्ड करना ही होगा। मैं अभी अपने पिता और नाना को खत लिखूंगा कि वो हमारी मदद के लिए और एक्सपर्ट्स भेजें। योजो शहर इतने कम समय में बिल्कुल भी हारना नहीं चाहिए। उसे अभी भी उम्मीद थी कि वह बैटल ऑफ योजो जीतकर राजा का खिताब हासिल कर लेगा। अगर वह कुछ दिन भी शहर को नहीं बचा पाया, इंपीरियल कोर्ट में उसकी इज्जत पूरी तरह से खाक में मिल जाएगी। 2 दिनों से अपना कवच न उतारने वाला सुचेंग अपने हाथों में एक खत पकड़े हुए था और उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। सम्राट का संदेश बहुत ही सीधा था। एक्सपर्ट्स को तुरंत भेजा जाएगा, लेकिन उन्हें इकट्ठा करने में समय लगेगा। इस दौरान उसे हर हाल में यह पक्का करना होगा कि योजो शहर पूरी तरह सुरक्षित रहे। सुचेंग चाहे कितना भी बेवकूफ क्यों ना हो, वह इस फैसले के पीछे पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग को साफ देख सकता था। गुस्से में आकर उसने अपना हाथ जोर से दे मारा और अपनी कुर्सी को चकनाचूर कर दिया। उसके नाना ने भी उसे एक संदेश भेजा था। क्योंकि पर्दे के पीछे फैक्शंस शामिल हो चुके थे, इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट पैलेस किसी को भी मदद के लिए नहीं भेज सकता था। इस पल सुचेंग को सिर्फ और सिर्फ डिस्पेयर महसूस हो रही थी। इस युद्ध को जीतने की अब कोई भी उम्मीद नहीं बची थी। हालांकि यहां से भागने से पहले एक काम था जो उसे करना ही था। उसकी आंखों में एक खौफनाक और ठंडी चमक आ गई। दूसरी तरफ तुम यहां चल रहे इस युद्ध पर लगातार नजर रखे हुए थे। तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि यह सिर्फ कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। जैसे ही तुम कोई कदम उठाने वाले थे, तुम्हें अचानक एहसास हुआ कि तुम्हारी पिछली क्रॉप्स कटाई के लिए पूरी तरह तैयार है। मुझे शायद पहले इनकी कटाई कर लेनी चाहिए। सेंटियन कोनेट रेल्म के मार्शल किंग रेल्म आता है। 8 किंगडम्स के इलाकों में लेजेंडरी भगवान की तरह माने जाते हैं। अगर कोई भी इस रेल्म में कदम रख ले तो सभी जीवित प्राणियों को उसके सामने झुककर सिर झुकाना पड़ेगा। तुमने हेजिटेशन नहीं दिखाई। तुम्हारी उंगली के सिर्फ एक इशारे से आसमान अरे छा गया। लेकिन तुमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ब्रेक थ्रू की कोई हद ही नहीं थी। तुमने सीधे अमार्शल किंग रेल्म को पार कर लिया, मार्शल वेनरेबल रेल्म में प्रवेश कर गए। इसके अलावा तुम मार्शल सेंट रेल्म तक ब्रेक थ्रू करने से सिर्फ एक कदम दूर थे। अपने शरीर में दौड़ती हुई इस खौफनाक और भयानक ताकत को महसूस करके तुम इतने हैरान थे कि तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन ठीक उसी वक्त आंगन का दरवाजा ब्रूट फोर्स से चकनाचूर कर दिया गया। 1 सेकंड बाद 1 दर्जन से ज्यादा लोग अंदर घुस आए। उनका लीडर कोई और नहीं बल्कि 5वां सुचेंग था। उसके बगल में हैरानी की बात यह थी, ग्रैंड मास्टर्स फर्स्ट रैंक एक्सपर्ट्स खड़े थे। योजो शहर को अब नहीं बचाया जा सकता। यहां से भागने से पहले मुझे तुम्हें मारना ही होगा। ग्रेट जो का शाही परिवार किसी को भी प्रिजनर बनने की इजाजत नहीं देता। सुचेंग ने अपने चेहरे पर दुख का झूठा नाटक करते लिटिल ली जल्दी से तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया। योर हाइनेस, भाग जाइए, इन्हें मुझ पर छोड़ दीजिए। वाह, लॉयल नौकर है। तुम दोनों का यह प्यार देखकर मेरी आंखों में तो आंसू ही आ गए। सुचेंग ने अपना हाथ हिलाया और उन ग्रैंड मास्टर्स ने एक साथ मिलकर हमला कर दिया। इतनी बड़ी और ताकतवर फौज लाकर सुचेंग को लग रहा था कि वह तुम्हें बहुत ज्यादा इज्जत बख्श रहा है। तुम सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए मुझे मारना चाहते हो। इन एक्सपर्ट्स को यहां लाना सिर्फ अपनी ताकत का दिखावा है। लेकिन तुम्हें यह नहीं पता, क्लाउन तो तुम ही हो। तुमने धीरे से अपनी एक उंगली उठाई और खाली हवा में बस एक इशारा किया। एक ही पल में पिनिकल पर खड़े वो कई ग्रैंड मास्टर्स बस मिस्ट ऑफ ब्लड में धमाके के साथ फट गए। वो हमेशा के लिए खत्म हो चुके थे। ग्रैंड मास्टर्स को सिर्फ एक उंगली से मिटा देना, ये आखिर चल क्या रहा है? इस पल सुचेंग डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। उसकी अक्ल ठिकाने आ चुकी थी। तुम अपाहिज नहीं हुए थे, तुम असल में एक ग्रैंड मास्टर हो। नहीं नहीं, किसी ग्रैंड मास्टर के पास इतने खौफनाक तरीके नहीं इनेट रेल्म में हो। सुचेंग हकलाते हुए बोला। एक पल के लिए उसके पास शब्द ही नहीं बचे थे। लेकिन तुमने अपना सिर हिलाया। असल में मैं इनेट रेल्म में नहीं हूं, मैं मार्शल सॉवरेन हूं। इस पल वहां मौजूद हर किसी के दिमाग में एक बिजली सी कड़की। उन्होंने मजेस्टिक टाइटल के बारे में सिर्फ पुरानी किताबों में ही सुना था, और अब तुम सच में खुद को एक मार्शल सॉवरेन बता रहे थे। ठीक है, अब तुम्हें विदा करने का समय आ गया है। जैसे ही तुमने अपना हाथ उठाया,
आसमान गोल्डन लाइट धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। जिस पल उस सुनहरी रोशनी ने उन्हें छुआ, खून की एक बूंद तक नहीं बही। वो उस रोशनी से पूरी तरह से मिटा दिए गए। सब कुछ हवा में उड़ नथिंगनेस में गायब हो गया। जियोली एकदम हक्का बक्का रह गया था। तुम्हारे इन चमत्कारी तरीकों को देखकर उसके अंदर इसकी कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं बची थी। सिर्फ अपना हाथ पलटाकर पूरी भीड़ को कुचल देना और मार डालना, यह है हिज हाइनेस की असली ताकत। इसी बीच शहर के बाहर एक बहुत ही विशाल युद्ध छिड़ चुका। डीमन किंगडम के लाखों सैनिक पागलों की तरह हमला कर रहे थे। तुमने अपना सिर थोड़ा सा हिलाया। तुम्हारी आंखों में एक गहरी सोच थी। अगर तुमने जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया तो योजो शहर पूरी तरह से हार जाएगा। अगर योजो की फसलें कटने से पहले का समय होता तो तुम बहुत पहले ही इस लड़ाई में कूद पड़े होते। लेकिन अब शहर बचे या हारे, इससे तुम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। जब तुम यह सब सोच रहे थे, उसी वक्त शहर की दीवार पर खड़े शंगलोंग की आंखों डिस्पेयर दिखाई दी। इंपीरियल कैपिटल की तरफ देखा और अचानक पागलों की तरह हंसने लगा। योर मैजेस्टी, महाराज, क्या हम ग्रेट जो की प्रजा नहीं है? जनरल, चलिए यहां से भाग चलते हैं। शांगलोंग के बगल में वाइस जनरल्स ने घबराते हुए कहा। यह सुनकर शांगलोंग की आंखों में गुस्से की एक आग चमक उठी। वह कांपते हुए जमीन से खड़ा हुआ। योद्धा युद्ध के मैदान में अपनी मौत का सम्मान करने के लिए लड़ते हैं। हमारे पीछे हमारे शहर के अनगिनत लोग, हमारे माता पिता और हमारे परिवार हैं। आज हम न तो हिज मैजेस्टी सम्राट के लिए लड़ रहे हैं और न ग्रेट झो के लिए। हम अपने सम्मान के लिए और अपने शहर के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। योजो के बेटों, उन सबको मार डालो। जिंदगी और मौत के इस मुहाने पर खड़े होकर उसका दिमाग पूरी तरह से साफ हो गया था, जिसकी वजह से बॉटल नेक को तोड़ने में कामयाब हो गया, जहां वह पिछले 10 सालों से फंसा हुआ था। हैरानी की बात थी कि उसने मास्टर रेल्म में छलांग लगा दी थी। ब्रेक थ्रू के बाद भी वह युद्ध का पासा नहीं पलट सका। भीड़ के बीच शांगलोंग के शरीर को 100 मीटर दूर फेंक दिया गया था। अब उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। एक मास्टर तो क्या, अब फर्स्ट ग्रेड वॉरियर भी शायद उसे मार सकता था। शांगलोंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मौत के आने का इंतजार करने लगा। हालांकि ठीक उसी पल अचानक एक आवाज गूंजी। तुम लोग बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हो। इस एक आवाज ने वहां मौजूद हर किसी के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। दोनों तरफ की लगभग 10 लाख की सेना इस एक आदेश पर पल भर में लड़ना बंद कर चुकी थी। किसी की भी जरा सा हिलने तक की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि एक बहुत ही भारी और न प्रेशर उन्हें इतना जोर से नीचे दबा रहा था कि वो लगभग जमीन पर गिरने वाले थे। क्या मैं पूछ सकता हूं कि यहाँ कौन से महान एक्सपर्ट मौजूद हैं? कृपया सामने आइए। हवा के बीच में डीमन किंगडम ग्रैंड मास्टर ने बहुत ही गंभीर चेहरे के साथ सम्मान से अपने हाथ जोड़े। थोड़ी ही देर बाद तुम योजो शहर से निकलकर हवा पर चलते हुए बाहर आए। जब उसने साफ साफ देखा कि वह कौन है, तो अभी अभी जमीन से उठा शांगलोंग एकदम सन्न रह गया। 7th प्रिंस कैसे हो सकता है? क्या क्रिपल नहीं है? उसके पास ऐसी नामुमकिन ताकतें कैसे हो सकती हैं? लेकिन अगले ही पल उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया। हम 7वें राजकुमार रिस्पेक्ट्स पेश करते हैं। भीड़ में खड़े एक होलंदर तलतसार। 1 लाख से ज्यादा सैनिकों ने हैरानी से एक साथ जोर से दहाड़ लगाई। फिर वो सब सम्मान के साथ घुटनों के बल बैठ गए और हवा में इथेरियल इंसान के सामने सिर झुका दिया। ये सारे वही लोग लिटिल लाई ने पिछले कुछ सालों सबड्यू में कर लिया था। अब वो सिर्फ लॉयल थे और उन्हें ग्रेट जो राजवंश या सम्राट की कोई परवाह नहीं थी। शांगलोंग को लगा जैसे उसके सिर की नसें फट जाएंगी। आखिर वह क्या करने की योजना बना रहा है? ओह, तो यह ग्रेट जो का 7वां राजकुमार है। मैं भी सोचूं कि यह कौन था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने ऐसी घटिया चालें चलो। तुम खुद अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। डेमन किंगडम का ग्रैंड मास्टर, जो अभी कुछ पल पहले सम्मान से सिर झुका रहा था, उसने अचानक तुम पर हमला कर दिया। लेकिन उसका खौफनाक हमला तुम्हारे कपड़ों के एक कोने को भी हिला नहीं पाया। तुमने डिस्डेन के साथ मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। तुम्हारी नजरों में वह दुश्मन बहुत ही ज्यादा कमजोर था। उन लाखों सैनिकों का सामना करते हुए तुम्हें एक उंगली उठाने इंटरेस्ट नहीं थी। जिस पल पाल्म उठाई, ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया फ्रीज गई हो। दुनिया में सिर्फ एक ही रंग बचा था, गोल्ड। योजो के सैनिकों ने जल्दी से अपनी आंखें ढांक लीं। गोल्डन रेस की उस भीड़ ने उन्हें अंधा कर दिया था। लेकिन जब उन्होंने दोबारा अपनी आंखें खोलीं, तो जो नजारा उन्होंने देखा, उसकी उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कल्पना भी नहीं की थी। डेमन किंगडम की पूरी सेना मास्टर्स और ग्रैंड मास्टर्स के साथ अब जमीन पर गिरी पड़ी थी और उनमें जिंदगी का नामो निशान तक नहीं बचा था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि योजो के किसी एक सैनिक को भी गलती से कोई खरोंच तक नहीं आई थी। फिर भी डेमन किंगडम का एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा था। ऐसे तरीके किसी भी इंसान की समझ से पूरी तरह बाहर थे। योजो की पूरी सेना और शांगलोंग इस वक्त ऐसे सदमे में थे जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। अनगिनत सैनिक हवा में इमॉर्टल इंसान की तरफ बिना यकीन किए घूर रहे थे।
यह कल्पना करना भी मुश्किल था कि यह अमर इंसान असल में उनका 7वां राजकुमार था। वही राजकुमार सुप्रीम बोन निकालकर उसे अपाहिज कर दिया गया था। योर हाइनेस की जय हो। पागलों जैसी उस दहाड़ के साथ बहुत से रियलिटी में लौट आए। तुम्हारी नजरें धीरे धीरे शांग लॉन्ग पर पड़ी, जिससे वह इतना डर गया कि जल्दबाजी में घुटनों के बल गिर पड़ा। अगले ही सेकंड तुम्हारा शरीर हवा में धुंधला हुआ और गायब हो गया। सिर्फ एक ही लड़ाई में पूरे डेमन किंगडम को हमेशा के लिए मिटा देना। फिर भी इतनी बड़ी और चौंकाने इंपीरियल कैपिटल तक नहीं पहुंची। पूरी सेना और शांगलोंग ने एक साथ मिलकर इस खबर को दबा दिया था। युद्ध खत्म होने के तीसरे दिन शैंगलोंग और वाइस जनरल्स, जो बहुत पहले ही तुम्हारे आगे घुटने टेक चुके थे, एक साथ तुम्हारे आंगन के बाहर पहुंचे। उन तीनों ने अपनी हिम्मत जुटाई और अंदर की तरफ चले गए। आखिरकार गॉड जैसे तरीके अभी भी उनके दिमाग में एकदम ताजा थे। शायद वो खौफनाक नजारा उनकी पूरी जिंदगी उनके साथ ही रहने वाला था। आंगन में लिटिल ली फूलों को पानी दे रहा था। शांगलोंग को देखकर वह मुस्कुराते हुए उसके पास गया। सिटी लॉर्ड को यहाँ क्या चीज खींच लाई? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शांगलोंग ने जल्दी से अपने हाथ जोड़े और बहुत ही सम्मान के साथ जवाब दिया, मैं ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता। मैं ऐसी जुर्रत बिल्कुल नहीं कर सकता। हम तीनों यहाँ हिज हाइनेस महाराज से एक बहुत ही जरूरी मामले पर फैसला लेने के लिए आए हैं। अंकल ली हमारे आने की खबर अंदर दे सकते हैं? तुम्हारी इजाजत मिलने के बाद वो तीनों आदमी सीधे कमरे के अंदर आए और घुटनों के बल बैठ गए। योर हाइनेस, योजो शहर की इस महान जीत के बारे में हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम विक्टोरी रिपोर्ट में क्या लिखें। कृपया हमें आदेश दें योर हाइनेस। जो हुआ है वैसा ही लिख दो। इतने शब्द बोलने के बाद तुमने और कुछ नहीं कहा। उन तीनों के जाने के बाद जोली एक्साइटमेंट के साथ पूछा, योर हाइनेस, क्या इंपीरियल कैपिटल लौटने की तैयारी कर रहे हैं? बस जो बातें तुमसे नहीं जुड़ी हैं उनके बारे में चिंता मत करो। तुम्हारे इन शब्दों ने जोली को पसीने से भिगो दिया और उसकी आगे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। आखिर कब से उसके मालिक के मामलों में उसे अपनी राय या फैसले देने की इजाजत मिल गई थी? यह सोचकर ही जोली का दिल डर से कांपने लगा। 2 दिन बाद ग्रेट जो इंपीरियल पैलेस मेन हॉल में सारे मंत्री और रोज में खड़े ड्रैगन थ्रोन पर बैठा ग्रेट जू का सम्राट अपने हाथों मेमोरियल पकड़े हुए था और उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। सारे अधिकारी एकदम हैरान और उलझन में थे। आखिर उनके सम्राट को अचानक हो क्या गया था? काफी देर बाद सम्राट ने अपने शौक को दबाया और उस रिपोर्ट को बंद कर दिया। मेरे मंत्रियों, योजो शहर में एक बहुत ही महान जीत हुई है। डीमन किंगडम की 5 लाख से भी ज्यादा की सेना मास्टर्स ग्रैंड मास्टर्स के साथ पूरी तरह से मिटा दी गई है। अब से हमारे बॉर्डर पर कोई उथल पुथल या खतरा नहीं होगा। उसने ये शब्द लगभग चिल्लाते हुए हॉल खुशी से गूंज उठा। सारे अधिकारी एक्साइटमेंट के मारे पागल हो रहे थे। ऐसी जीत और बैटल रिकॉर्ड इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। ग्रैंड ट्यूटर लू तोंगाशान खुशी खुशी आगे बढ़ा और सम्राट को बधाई दी। 5th प्रिंस सच में एक बेमिसाल जीनियस है। इस युद्ध ने योर मैजेस्टी के सेंचुरी की शांति और कामयाबी पक्की कर दी है। आपको बहुत बहुत बधाई हो योर मैजेस्टी। सम्राट ने थोड़ी अजीब और उलझी हुई नजरों से भीड़ की तरफ देखा। इस युद्ध में 5वां राजकुमार हार गया था और उसका कोई अता पता नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट पैलेस की सेना भी पीछे हट गई थी। जब योजो शहर हारने ही वाला था, तब एक इंसान आगे आया। इनेट रेल्म कनेट रेल्म की ताकत से उसने अकेले ही युद्ध का पासा पलट दिया और वह इंसान कोई और नहीं, 7th प्रिंस था। जैसे ही सम्राट ने अपनी बात खत्म की, पूरे दरबार में श्मशान जैसी खामोशी छा गई। सारे मंत्री आंखें फाड़े ऐसे घूर रहे थे जैसे उन्होंने दुनिया की सबसे नामुमकिन चीज सुन ली हो। 7वें राजकुमार ने अकेले ही इनेट रेल्म की ताकत से युद्ध जीत लिया। सबको लग रहा था कि यह बात पूरी तरह से अब्सर्ड है। 8 किंगडम्स के इलाकों में एक इनेट रेल्म का एक्सपर्ट एक ऐसा भगवान होता है जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता, चाहे डायनेस्टी हो सेक्ट। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह इनेट रेल्म टाइटन से पंगा ले। भीड़ में फुसफुसाहट और कानाफूसी होते देख सम्राट का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा हूँ? भीड़ ने जल्दी से अपने हाथ जोड़े और कहा कि वो ऐसी जुर्रत कभी नहीं कर सकते। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि 7वें राजकुमार को योजो जाने के बाद हेवन डिफाइंग फॉर्चून मिल जाएगी। अब वह हमारे ग्रेट जो राजवंश का इनेट रेल्म का एक्सपर्ट बन चुका है। मेरे आदेश जारी करो। योजो के सिटी लॉर्ड शैंगलोंग ने बहुत ही शानदार काम किया है, इसलिए उसे राज्य की रक्षा मार्किस डिफेंडिंग द स्टेट का खिताब दिया जाता है। बाकी सभी जनरलों को भी शाही फरमान के हिसाब से इनाम दिए जाए और 7वें राजकुमार को आज से किंग ऑफ हान घोषित किया जाता है। यह खबर पूरी दुनिया में फैला दो। दरबार खत्म होने के बाद पूरी राजधानी में एक भूचाल सा आ गया था। सिर्फ सम्राट ही था जो एक उदास और काले चेहरे के डेस्क के पीछे बैठा हुआ था। उसके सामने मौजूदा ग्रैंड ट्यूटर लू तोंगशान, क्राउन प्रिंस का जियाजून और किंग ऑफ वुवे सुचिंग खड़े थे। योर मैजेस्टी,
क्या 7वें राजकुमार को किंग ऑफ हान का खिताब देना कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो तुम ही बताओ मेरे प्यारे मंत्री, मुझे क्या करना चाहिए? अभी 7वें राजकुमार ने दुनिया हिला देने वाला काम किया है और वह एक इननेट रेल्म का टाइटन है। अगर मैं उसे अपना यह सिंहासन भी दे दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, ग्रैंड ट्यूटर ने जल्दी से सलाह दी। क्या योर मैजेस्टी ने इस बात पर गौर किया है कि योजो शहर के पास अब एक बहुत ही ताकतवर सेना है? क्या होगा अगर 7वें राजकुमार के मन में मलिशियस इंटेंशंस हुए? आखिरकार योर मैजेस्टी ने ही उसे 5 सालों के लिए योजो बैनिश किया था। उसके दिल में आपके लिए कितनी नफरत भरी है, यह हम में से कोई नहीं जानता। काफी देर से चुप खड़ा किंग ऑफ वुवेई भी अपने हाथ जोड़ते हुए आगे आया और बोला, 5वें राजकुमार का कल्टीवेशन सच में हैरान करने वाला किंग का खिताब देना गलत नहीं है। हालांकि ग्रैंड ट्यूटर ने जो कहा, हमें उससे बचकर रहना होगा। इंपीरियल ब्रदर, आप किसी को खिताब देने के लिए योजो भेज सकते हैं और फिर उसे आदेश दे सकते हैं कि वह अपना इनाम लेने के लिए राजधानी में अकेला वापस आए। अगर उसके मन में कोई और इरादे हुए भी तो भले ही हमारे ग्रेट जू सेंटियन इनेट एक्सपर्ट नहीं है, फिर सेट्स के टॉप एक्सपर्ट्स राजधानी की रक्षा कर रहे हैं। सुकिंग की इन बातों ने वहां मौजूद हर किसी को सहमति में सिर हिलाने पर मजबूर एम्परर ने खुद को बेबस महसूस करते हुए अपना हाथ हिलाया। तुम सब बहुत ज्यादा सोच रहे हो। हालांकि चलो वैसा ही करते हैं जैसा तुम लोगों ने सलाह दी है। थर्ड प्रिंस को आदेश दो कि डिक्री योजो जाए। उन तीनों को लगा कि हिज मैजेस्टी सम्राट ने एक बहुत ही शानदार चाल चली है। तीसरा राजकुमार स्टार प्लकिंग पवेलियन के पैवेलियन मास्टर का इनर डिसाइपल है। योजो जाने के लिए उससे बेहतर इंसान कोई और हो ही नहीं सकता था। आखिरकार वह सेंटियन इनेट रेल्म का टॉप एक्सपर्ट है। यहां तक 5th प्रिंस भी उससे थोड़ा बहुत खौफ खाता है। 2 दिन बाद तीसरा राजकुमार योजो शहर पहुंच गया। उसके साथ इंसानों की सेना के 5000 एलीट सैनिक भी आए। शांगलोंग ने शहर के बाहर इंतजार कर रहे सभी सेनापतियों और जनरलों के साथ मिलकर तीसरे राजकुमार का बहुत सम्मान के साथ स्वागत किया। आधे घंटे बाद शांगलोंग की अगुवाई में भारी भीड़ के साथ तीसरा राजकुमार तुम्हारे छोटे से आंगन के बाहर पूरे रुतबे के साथ आ पहुंचा। 7th हाइनेस, 3rd हाइनेस हिज मैजेस्टी का आदेश और शाही फरमान लेकर आए हैं। शांगलोंग ने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ काफी देर तक चिल्लाकर कहा, लेकिन घर के लिविंग रूम से कोई भी हलचल नहीं हुई। शांगलोंग को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और वह जल्दी से भागकर अंदर वाले कमरे में गया। उसने देखा कि तुम अपने हाथों में एक किताब पकड़े उसे पढ़ रहे थे, जैसे कि तुमने उसकी एक भी बात नहीं सुनी हो। योर हाइनेस, तीसरे महाराज यहाँ आए हैं, शांगलोंग ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा। उसे डर था कि कहीं वह तुम्हें परेशान न कर दे। अगर वह यहाँ है तो यहाँ है, अगर उसके पास कोई फरमान है तो उसे कमरे में ही आकर पढ़ने दो। मैं किताब पढ़ रहा हूं और मुझे किसी का ध्यान भटकाना पसंद नहीं है। शांगलोंग का दिमाग सुन्न हो गया। यह तो एरोगेंस है। बाहर तीसरा राजकुमार खड़ा है जो एक बहुत ही खास रुतबे वाला इंसान है और इस वक्त वह सम्राट की तरफ से शाही फरमान सुनाने आया है। लेकिन आप देखिए, आप यहाँ आराम से बैठकर किताब पढ़ रहे हैं। पता नहीं कब तीसरा राजकुमार उस छोटी सी बेइज्जती को नजरअंदाज करते हुए कमरे के अंदर आ चुका था। उसने शाही फरमान को एक एक शब्द करके अंत तक पढ़ा। 7th ब्रदर, इस फरमान को कबूल करो। तभी तुमने धीरे से अपनी किताब नीचे रखी और खड़े हुए। तुमने अपनी हथेली से उस शाही फरमान को अपने ड्रॉ और फिर कैजुअल तरीके से उसे जलाकर राख कर दिया। इस फरमान का वजन मेरे लिए काफी नहीं है। तीसरे राजकुमार के चेहरे का रंग अचानक काला पड़ गया। 3rd ब्रदर को तुमसे कुछ ऐसा कहना है जो शायद तुम्हें सुनना पसंद ना आए, लेकिन तुम्हारी अपनी भलाई के लिए मुझे यह कहना ही होगा। भले ही तुमने बहुत ही महान आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हों, लेकिन तुम थोड़े घमंडी हो और हर किसी को नीची नजर से देखते हो। मैं इंपीरियल फादर को तुम्हारे इस बर्ताव के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन अगली बार तुम्हें सावधान रहना होगा। फिर तुरंत ही उसके चेहरे के भाव पहले जैसे हो गए। इसके अलावा शाही पिता ने फरमान में इंपीरियल कैपिटल लौटने का आदेश दिया है। योजो शहर के सारे मामले अब से मैं संभालूंगा। जब तुम इस बार वापस लौटोगे तो शाही पिता तुम्हें पक्का बहुत बड़ा इनाम देंगे, जबकि मुझे यहाँ तकलीफें सहने के लिए छोड़ दिया गया है। सच कहूं तो मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है। उसके अपनी बात खत्म करने के काफी देर बाद भी तुमने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक पल के लिए वहां का माहौल बहुत ऑकवर्ड हो गया था। ठीक उसी वक्त बगल में खड़े शांगलोंग ने अचानक बोलना शुरू कर दिया। योर हाइनेस, अब आप अपनी हदों को पार कर रहे हैं। कॉम्बैट पावर कितनी भी शानदार क्यों ना हो, हिज मैजेस्टी अभी भी आपके शाही पिता हैं। चाहे उन्होंने जो कुछ भी किया हो, योर हाइनेस को उनके खिलाफ अपने दिल में जरा भी रिजेंटमेंट नहीं रखना चाहिए। तुमने मुड़कर शांगलोंग की तरफ देखा। तुम थोड़े हैरान थे। क्या तुम मुझे सिखा रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए? इस छोटे से इंसान की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन यह छोटा सा इंसान सिर्फ इतना जानता है कि तीसरे महाराज,
योजो शहर के मामलों को अपने हाथ में लेने आए हैं और आपको अपना इनाम लेने के लिए राजधानी वापस लौट जाना चाहिए। इस पल शांगलोंग ने आखिरकार अपना फैसला कर लिया था, सम्राट और तुम्हारे बीच। उसने सम्राट को चुना था। तुमने अपने सामने घुटनों के बल बैठे और अपनी सच्चाई का ज्ञान दे रहे शांगलोंग को देखा और तुम्हारे होंठों के कोने पर एक मजाकिया मुस्कान आ गई। शांगलोंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने पिछले आधे साल से तुम्हें जिंदा इसलिए छोड़ा है क्योंकि ग्रेट जौ के एक राजकुमार के तौर पर मुझे अपने छोटे मोटे काम संभालने के लिए सिटी लॉर्ड की जरूरत है? इससे पहले कि तुम्हारी आवाज खत्म होती, माउंट ताई जितना भारी प्रेशर पूरे आंगन पर छा गया। उन 5000 एलीट सैनिकों को चीखने तक का मौका नहीं मिला और वे सब एक साथ घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े। लड़ाकू घोड़े डर के मारे हिनहिनाने लगे, लेकिन उस दबाव की वजह से वे सीधे जमीन पर ढह गए। शांगलोंग का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया और उसके माथे से ठंडा पसीना बारिश की तरह टपकने लगा। उसे बहुत खौफ के साथ एहसास हुआ कि उसका हाल ही में हासिल ग्रैंड मास्टर का कल्टीवेशन इस दबाव के सामने किसी विशाल समुद्र में फंसी एक छोटी सी नाव की तरह था। जो सतवें भाई, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तीसरे राजकुमार सुजेन ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। उसकी कमर पर लटक जेड पेंडेंट से तारों स्टारलाइट फूट पड़ी। यह स्टार प्लकिंग पैलेस के पाइवेलियन मास्टर द्वारा दिया गया प्रोटेक्टिव आर्टिफैक्ट था। सियंतियन इन्नेट रेल्म के एक्सपर्ट के पूरी ताकत वाले हमले को भी रोक सकता था। तुम बहुत शोर मचा रहे हो। तुमने अपनी सिर्फ एक उंगली उठाई और उसे फ्लिक किया। स्टारलाइट जेड, जो एक ज़्यानिटियन के हमले को रोक सकता था, वह तुम्हारे इशारे से टकराते ही क्रिस्टलाइन की धूल में बदल गया। सुजैन को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वह हवा में पीछे की तरफ उड़ा और आंगन की दीवार से जोर से टकराकर उसने खून की एक उल्टी कर दी। तुम एक ज़्यानिटियन नहीं हो, तुम तो। सुजैन की आंखों का घमंड पूरी तरह से गायब हो चुका था और उसकी जगह सिर्फ एक न खत्म होने वाले खौफ ने ले ली थी। तुमने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और मुड़कर अपने पिछले आंगन में मौजूद उन 2 एकड़ खेतों की तरफ देखने लगे। ठीक उसी वक्त उस आम सी दिखने वाली मिट्टी के अंदर से आसमान को चीरता पर्पल गोल्ड रोशनी का खंभा आसमान की तरफ फूट पड़ा। एक ही पल में एक बहुत ही अजीब सी खुशबू नॉस्ट्रिल्स में धावा बोल दिया। यह केओस डाउ फ्रूट था जिसे तुमने आधा साल पहले बोया था और अब वह पूरी तरह से पककर तैयार हो चुका था। तुम्हारे कदम एकदम सधे हुए थे जब तुम भीड़ की हैरान और फटी हुई नजरों के बीच अपने खेत की तरफ चले। तुम एक सच्चे बूढ़े किसान की तरह नीचे झुके, बहुत ही आसानी से मिट्टी को एक तरफ हटाया और उस फल को अपने हाथ में तोड़ लिया जिसमें होंगमेंग ऑरा की चमक निकल रही थी। जिस पल वह फल तुम्हारे मुंह के अंदर गया, तुम्हारे शरीर के रेल्म बैरियर कागज की तरह चकनाचूर हो गई। तुमने मार्शल सेज सेंट रेल्म हासिल कर लिया था। इस पल योजो के ऊपर का पर्पल गोल्ड रंग में बदल गया। बादल आपस में टकराकर गरजने लगे और उन बादलों के बीच ट्रू ड्रैगन्स फैंटम्स गुजरती हुई दिखाई देने लगीं। 10,000 मील के दायरे से स्पिरिचुअल एनर्जी पागलों की तरह अंदर की तरफ खींची चली आ रही थी। सिर्फ सुझेन और शांगलोंग ही नहीं, बल्कि योजो शहर के लाखों नागरिकों ने भी अपनी आत्मा की गहराई से उस सबमिशन को महसूस किया। तुम पीछे मुड़े और कोने में दुबके सूजन और जमीन पर घुटनों के बल बैठे शांगलोंग को देखा। इंपीरियल कैपिटल वापस लौटना? तुम हंसे। बेशक मैं वापस लौटूंगा, लेकिन कोई फालतू का इनाम लेने के लिए नहीं। तुमने कैजुअल तरीके से अपना हाथ हिलाया और धूल से सना हो तुम्हारे हाथ में आ गया। लेकिन इस वक्त उसमें से एक डिवाइन माइट निकल रही थी जिसने सितारों की चमक को भी फीका कर दिया था। शाओलीजी, यह गुलाम हाजिर है। एक्साइटमेंट से कांपते हुए घुटनों के बल बैठ गया। लॉकडाउन कर दो। तुम्हारी नजरें राजधानी की दिशा की तरफ घूम गईं। तुम्हारी आवाज इतनी शांत थी जैसे तुम कल के मौसम के बारे में बात कर रहे हो। किंग ने बहुत समय तक खेती कर ली है। अब राजधानी जाकर वीड्स को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। 3 दिन बाद सुजैन को तुमने कचरे की तरह एक प्रिजन कार्ट में फेंक दिया था और शांगलोंग को तुमने योजो में ही छोड़ दिया था। तुमने उसे मारा नहीं, कल्टीवेशन छीनकर उसे अपाहिज कर दिया था। अब वह अपनी बाकी की पूरी जिंदगी तुम्हारे उन 2 एकड़ खेतों में घास फूस उखाड़ते हुए बिताने वाला था। उसके जैसे इंसान के लिए जो हमेशा ताकत और रुतबे के पीछे भागता था, यह मौत से भी बदतर सजा थी। ऑक्स कार्ट पर बैठे थे जिसे ज्योली चला रहा था और तुम बहुत ही आराम ग्रेट जो की राजधानी की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में ग्रेट जो के शाही परिवार द्वारा भेजे गए इंपीरियल एंश्राइनर्स, सेक्स के जीनियस और यहां तक कि स्टार प्लकिंग पेविलियन द्वारा बुलाए गए 2 सेंटियन इनेट एक्सपर्ट्स भी तुम्हारे उस एक फावड़े के नीचे आकर सड़क के किनारे वाले खेतों फर्टिलाइजर बन चुके थे। जब तुम्हारी बैलगाड़ी ग्रेट जो की राजधानी के दरवाजों पर रुकी तो दरवाजों को पहले ही कवच पहने सैनिकों हेविली गार्डेड में घेर रखा था। ग्रेट जो का सम्राट सुवू शहर की दीवार के ऊपर खड़ा था। उसके बगल में ब्लैक एंड व्हाइट पैलेस ग्रेट एल्डर खड़ा था। सम्राट नीचे खड़े अपने उस बेटे को देख रहा था जिसे उसने खुद कभी गद्दी से उतारा था
और जो बेटा अनफैथमेबली और खौफनाक ताकत का मालिक बन चुका था। उसकी आंखों में कई तरह इमोशंस थे। तुम थ्रोन छीनने की कोशिश कर रहे हो? सुवु गुस्से में चिल्लाया। तुम बैलगाड़ी पर आराम से बैठे थे और तुमने धीरे से अपनी पलकें उठाईं। सिंहासन छीनना पिताजी? आप खुद को कुछ हाईली दे रहे हैं। मेरी नजरों में ग्रेट जो के इस सिंहासन की कीमत मेरे उगाए कैबेज से भी कम है। तुम्हारी इतनी हिम्मत! ब्लैक एंड व्हाइट पैलेस का ग्रैंड एल्डर आगे पीक जियानेटियन रेल्म के ऑरा तेजी से बाहर की तरफ फैलने लगा। आज मैं तुम्हारे नाना की तरफ से तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। उसने अपने हाथों में एक ब्लैक यिन यांग का प्रतीक पकड़ा हुआ था, जो 1000 फुट लंबे ग्राइंडिंग स्टोन में बदलकर तुम्हारी तरफ जोर से टकराने के लिए गिरने लगा। तुम अपनी बैलगाड़ी पर बिना हिले डुले बैठे रहे। तुमने बस अपने हाथ में पकड़ा हुआ वह फावड़ा उठाया और बहुत ही कैजुअल तरीके से उसे हवा में घुमा दिया। एसेक वॉर ने आसमान को 2 हिस्सों में चीर दिया। यह एक बहुत ही साधारण वर्टिकल चॉप था, जिसमें कोई जादुई तकनीक नहीं थी, लेकिन ग्रेट डाउ सुप्रीम एसेंस भरा हुआ था। वह 1000 फुट लंबा पत्थर पानी के बुलबुले की तरह चकनाचूर हो गया। ग्रैंड एल्डर को चीखने तक का मौका नहीं मिला और वह बीच हवा में ही मिस्ट ऑफ ब्लड में बदल गया। पूरे इलाके में मौत जैसी खामोशी छा गई थी। सुवु लड़खड़ा गया और वह लगभग शहर की दीवार से नीचे गिरने ही वाला था। तुम बैलगाड़ी से नीचे उतरे, हवा में बनी एक न दिखने वाली स्टेप बाय स्टेप चलते हुए ऊपर गए, जब तक कि तुम सुवु के ठीक सामने आकर खड़े नहीं हो गए। उस समय जिसने सुप्रीम बोन निकाली थी वह 5वां राजकुमार नहीं था, वह आप थे, है ना? तुम्हारी शांत आवाज सुवु को ऐसा महसूस कराया जैसे वह किसी बर्फ की गुफा में गिर गया हो। सुवु ने अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, तुमने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी छाती पर रख दिया। आपको लगा था सुप्रीम बोन आपके राजकाज को हमेशा के लिए सुरक्षित कर देगी, लेकिन आपको यह नहीं पता था कि वह हड्डी मेरे लिए बर्डन थी। तुमने अपनी हथेली से धक्का दिया। सुवु के शरीर के अंदर मौजूद तुम्हारी सुप्रीम बोन का वह टुकड़ा टूटकर धूल में बदल गया। तुमने उसे मारा नहीं, तुम बस मुड़े और इस शानदार लेकिन कैपिटल की तरफ देखने लगे। लिटिल ली, मेरा फरमान जारी करो। जियोली ने अपना सीना ताना और बहुत ही ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, समझ गया। आज के बाद से 4th रैंक और उससे ऊपर के सभी नागरिक और सैन्य अधिकारी बगीचों फार्मिंग करेंगे। जब आप खेती करना सीख जाएंगे, सिर्फ तभी आप देश चलाने के बारे में बात कर सकते हैं। उस रात राजधानी में कोई सो नहीं पाया। यह खबर आग की तरह फैल गई कि डिपोज्ड प्रिंस वापस लौट आया है। वह उस ड्रैगन थ्रोन पर नहीं बैठा, बल्कि इसके बजाय उसने महल के ठीक बीचों बीच 2 एकड़ खेती की जमीन जोत दी थी। वह हर दिन सिर्फ 2 काम करता था, खेती करना, 8 किंगडम्स के पीछे छिपे हुए इमॉर्टल सेक्ट एक्सपर्ट्स का इंतजार करना, ताकि वो आए और उसके फावड़े का सामना करें। किसी को नहीं पता था कल्टीवेशन असल में किस लेवल तक पहुंच चुका है। उन्हें बस इतना पता था कि जब मार्शल सेज किसान पहरे पर खड़ा हो, ग्रेट जो के सिर्फ बॉर्डर ही सुरक्षित नहीं थे, बल्कि आसमान में इमॉर्टल्स भी ऊपर से गुजरते वक्त जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं करते थे। एक समय का वह इंपीरियल पैलेस अब पूरी तरह से पहचान में नहीं आ रहा। मार्बल के चौकों को बेरहमी से उखाड़ दिया गया था, जिससे उनके नीचे की उपजाऊ काली मिट्टी बाहर आ गई थी। दुर्लभ और कीमती विदेशी फूलों को उखाड़कर उनकी जगह पर स्कैलियंस एंड लीक्स की साफ कतारें लगा दी गई थीं। हवा अम्बरग्रीस की दम घोंटने वाली महक नहीं थी, बल्कि अब वहां मिट्टी की मैन्योर की हल्की सी महक घुली हुई थी। योर मैजेस्टी, पिताजी, फरो थोड़ी टेढ़ी खुदी है। तुम एक शानदार कुर्सी पर बैठे थे, जिस पर मलमल का कपड़ा बिछा हुआ था। तुम्हारे हाथ में ताजे पके हुए पॉरेज का एक कटोरा था और तुम बहुत ही शांति से उन्हें निर्देश दे रहे थे। तुम्हारे सामने एक समय का वह घमंडी सम्राट सुवु अब पैबंद लगे हुए खुरदरे कपड़े पहने हुए था और पसीने से लथपथ होकर एक हो को चला रहा था। उसके उन नाजुक और आराम पसंद हाथों पर अब खून ब्लिस्टर्स पड़ चुके थे। फावड़े के हर वार के साथ उसका शरीर दर्द से कांप उठता था, लेकिन उसकी रुकने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उससे कुछ ही दूरी पर प्राइम मिनिस्टर ने काम चोरी की थी और 1 फुट कम खोदा था। उसे जोली ने पहले ही मिट्टी में जिंदा गाड़ दिया था और उसका सिर्फ सिर बाहर निकला हुआ था। जोली इसे आसमान और एसेंस सोखना कह रहा था। मुझसे अब और नहीं होगा। सुवु हवा के लिए हाँफने लगा। उसकी आंखें डिस्पेयर से भरी हुई थीं। हालांकि उसका कल्टीवेशन अभी भी सही सलामत था, लेकिन सील कर दिया था। अब वह एक आम बूढ़े किसान से बिल्कुल भी अलग नहीं था और उसमें तुम्हारी जमीन जोतने वाले किसानों जितनी ताकत भी नहीं बची थी। तुमने दलिया का एक घूंट लिया और अपना सिर हिलाया। पिताजी, सिर्फ आपका शरीर ही कमजोर नहीं है, आपका दिमाग उससे भी ज्यादा कमजोर है। उस समय अपना सिंहासन सुरक्षित करने के लिए आपने चुपचाप दूसरों को मेरी सुप्रीम बोन निकालने की इजाजत दे दी थी। आपकी वह बेरहमी अब कहां चली गई? खेती करने सिंसेरिटी की जरूरत होती है। अगर मन में सच्चाई नहीं होगी तो फसलें अच्छी कैसे उगेंगी? सुवु ने अपना सिर नीचे झुका लिया और उसके गंदे बूढ़े आंसू मिट्टी में टपकने लगे। उसे पछतावा हो रहा था
उसे सच में बहुत पछतावा हो रहा था। तभी अचानक आसमान काला पड़ गया। कभी एकदम साफ दिखने वाला आसमान पल भर में काले बादलों से ढक गया था। ग्रैंड एल्डर से कई गुना ज्यादा प्रेशर राजधानी पर ऐसे छा गया जैसे आसमान नीचे गिर रहा हो। खेतों में काम कर रहे सारे मंत्री खौफ के मारे जमीन पर गिर पड़े। सुजैन, ग्रेट जो के गद्दार बेटे, बाहर आ और अपनी मौत का सामना कर। एक बहुत ही खौफनाक और गरजती हुई आवाज फूटी जिसने शाही महल की शीशे की टाइलों को चकनाचूर कर दिया। घुमड़ते हुए बादलों के बीच से 3 बहुत ही स्पिरिट बोट्स आसमान को चीरते हुए बाहर आईं। उनके आगे वाले बैनर्स जोर जोर से फड़फड़ा रहे थे, जिन पर ब्लैक एंड व्हाइट पैलेस, स्टार प्लकिंग पवेलियन और डिवाइन सोर्ड सेक्ट क्रेस्ट्स बने हुए थे। 8 साम्राज्यों के इलाके में सबसे सेक्ट्स ने सच में एक दूसरे से हाथ मिला लिया था। बीच वाली स्पिरिट बोट डाओइस्ट चोगा पहने हुए एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। जब वह अपनी आंखें खोलता और बंद करता था तो ऐसा लगता यिन यांग घूम रहे हों। यह इंसान ब्लैक एंड व्हाइट पैलेस का मास्टर था, एक ऐसा खौफनाक इंसान जिसके बारे में कहा जाता था कि मार्शल सेज रेल्म से बस आधा कदम ही पीछे है। उसके बगल में खड़े पैवेलियन मास्टर और सेक्ट मास्टर से भी उतनी औरस निकल रही थी। उनकी जान किलिंग इंटेंट खून जमा देने वाली थी। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। जमीन में गड़े हुए डिस्पेयर में अपनी आंखें बंद कर ली। 3 सबसे बड़े सेक्टर्स के एक साथ आने से हमारा पूरा देश तबाह हो जाएगा। हालांकि सुवू तुमसे नफरत करता था, लेकिन इतनी खौफनाक सेना को देखकर उसके चेहरे का रंग भी मौत की तरह सफेद पड़ गया था। वह जानता था कि उनका निशाना सिर्फ तुम नहीं थे। वो यहाँ ग्रेट डेस्टिनी को टुकड़े टुकड़े करने आए थे। इस दुनिया खत्म कर अपोकलिप्टिक फॉर्मेशन का सामना करते हुए तुमने बस अपनी भौहें सिकोड़ी और बहुत ही आराम पोरेज का कटोरा नीचे रख दिया। लिटिल ली, आपका गुलाम हाजिर है। जूली अभी भी अपने डंक की बाल्टी पकड़े हुए था और उसके चेहरे पर रत्ती भर भी डर नहीं था। ऐसा लगता है कि हमारे सब्जियों के बगीचे को आज कुछ हाई पोटेंसी की खाद मिलने वाली है। तुमने अपने हाथों से दलिया के टुकड़े झाड़े और धीरे धीरे खड़े हुए। आसमान में तुम्हारी ब्लेटेंट डिसरिस्पेक्ट को देखकर पैलेस मास्टर गुस्से से पागल हो गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें हमेशा के लिए नर्क की आग कंडेम यू टू इटर्नल डैमनेशन। इतना कहते ही उसने अपना हाथ हिलाया। उसके सेक्ट एलीट कल्टीवेटर्स ने मैजिकल आर्टिफैक्ट्स को बुला लिया। एक ही पल में स्पिरिचुअल रोशनी ने सूरज को भी ढक दिया। फ्लाइंग सोर्ड सील्स किसी तूफानी बारिश की इंपीरियल पैलेस की तरफ, या और भी सही शब्दों में कहूं तो तुम्हारे सब्जियों के बगीचे की तरफ बरसने लगे। आह, इग्नोरेंट लोग हैं। तुमने गहरी सांस ली और कैजुअल तरीके से अपने बगल की मिट्टी स्केलियन उखाड़ लिया। चूंकि तुम सब यहाँ आ ही गए हो तो अब तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। उस प्याज को पकड़कर तुमने बरसते हुए आर्टिफैक्ट्स और उन 3 स्पिरिट बोट्स की तरफ उसे हल्का सा घुमा दिया। प्याज से निकली हुई उस हल्की हरी एनर्जी को छूते ही आसमान में मौजूद सारे जादुई आर्टिफैक्ट्स पल भर में अपनी चमक खो बैठे। खतरनाक और तेज फ्लाइंग ट्विग्स में बदल गईं। भारी भरकम सील्स मिट्टी के कमजोर ढेलों की तरह टूटकर बिखर गए। क्या? उन तीनों सेक्ट मास्टर्स की आंखें सदमे के मारे बाहर आने वाली थीं। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वह हल्की हरी एनर्जी इनक्यूरेबल डिजीज की तरह उनसे चिपक गई और पलक झपकते ही उसने तीनों स्पिरिट बोट्स को अपनी चपेट में ले लिया। मेरा कल्टीवेशन, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी रूट्स में क्यों बदल रहे हैं? बादलों के बीच से रोंगटे खड़े कर हैरोविंग स्क्रीम्स गूंजने लगीं। हवा में उड़ रहे उन हजारों हाई एंड माइटी इमॉर्टल कल्टीवेटर्स के शरीर बहुत ही तेजी से लकड़ी में बदल रहे थे। उनके पैर जड़ों में बदलकर स्प्लिट डेक्स के अंदर गहरे ढंसते जा रहे थे। उनकी ब्रांचेस में बदल रही थीं और उन पर हरे रंग के नए नए पत्ते उग रहे थे। यहां तक कि वो 3 घमंडी सेक्ट मास्टर्स भी अब खुद को बचाने के लिए पागलों की तरह छटपटा रहे थे। ये किस तरह डिमोनिक सॉर्सरी है? पैलेस मास्टर खौफ के मारे चीख पड़ा। उसकी यिन यांग स्पिरिचुअल एनर्जी इस ताकत के सामने ऐसी हो गई थी जैसे तपते सूरज के सामने बर्फ, पूरी पावरलेस। तुम धीरे से हवा में चलकर उनके बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए। तुम्हारी आंखें ठहरे हुए पानी की तरह एकदम शांत थीं। कल्टीवेशन, कल्टीवेशन, तुम लोग तब तक कल्टीवेट करते हो जब तक तुम अपनी रूट्स ही नहीं भूल जाते। ब्लैक एंड व्हाइट पैलेस के मास्टर की तरफ देखते हुए, जिसका आधा डेडवुड में बदल चुका था, तुमने बहुत ही शांति से कहा, तुम लोग इस दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब, लेकिन बदले में कुछ वापस देना नहीं जानते। आज मैं इस दुनिया की तरफ से आकर पेस्ट्स की फसल काटूंगा। तुमने अपना पैर उठाया और हल्का सा स्पिरिट बोट पर मारा। फॉल। तुरंत ही वो तीनों विशाल स्पिरिट बोट्स अपनी ताकत खो मीटियोराइट्स की तरह नीचे गिरने लगीं। बिना किसी चूक के वे सीधे शाही महल के चारों तरफ खोदे गए उन विशाल गड्ढों में जाकर गिरी। वे वही कंपोस्ट पिट्स थे जो तुमने ज्योली से कुछ दिन पहले तैयार करवाए थे। तीनों बड़े सेक्ट्स के मास्टर्स के साथ साथ 1000 से ज्यादा कल्टीवेटर्स इस वक्त सिर्फ अपने सिरों को छोड़कर उनके बाकी शरीर सफाई के साथ उन गड्ढों में बो दिए गए थे। आज से
तुम लोग यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी सांस में लोगे और उसे वापस फीड इट बैक। तुमने ऊपर हवा फेट का ऐलान किया। सिर्फ तब जब तुम इस जमीन नरिश कर दोगे, फर्टाइल बन जाए। तभी हम इस बात पर फैसला करेंगे कि तुम्हें जिंदा रहना चाहिए या मरना चाहिए। हवा में मौत जैसी खामोशी छा गई। सुवू के हो छनछनाकर जमीन पर गिर पड़ा। वे मंत्री जिनके मन सिनिस्टर मोटिव्स के ख्याल आ रहे थे, अब उन गड्ढों में फंसे सेक्ट्स के उन महान लोगों को देख रहे थे जिन्हें वे कभी अपना भगवान मानते थे और जो अब सच में सब्जियों, वेजिटेबल्स में बदल चुके थे। उनमें से हर एक इंसान सूखे पत्ते की तरह थर थर कांप रहा था। यह कैसी खेती है? यह तो साफ कल्टीवेशन की पूरी दुनिया को उखाड़कर अपने बैकयार्ड में बोना है। तुम वापस जमीन पर उतरे, स्केलियन को उठाया और देखा कि उसके पत्ते थोड़े मुरझा गए थे। तुम्हें यह देखकर हार्ट अटैक हुआ। ज्योली, जी महाराज, अगली बार जब भी ये कीड़े मकोड़े यहां आए तो इन्हें आसमान में पाउडर बना देना और नीचे छिड़क देना। प्लांटिंग देम होल में स्पेस घिरती है और इसकी वीड्स आसानी से उगाते हैं। तुम पीछे मुड़े और पूरी तरह से सदमे में सुवू और मंत्रियों की तरफ देखा। तुमने हल्की सी मुस्कान दी और तुम्हारे चमकते सफेद दांत दिखाई देने लगे। तुम सब अभी तक ऐसे ही क्यों खड़े हो? अब फर्टिलाइजर आ चुकी है। जल्दी करो और काम पर लग जाओ। अगर इस साल की फसल जरा सी भी कम हुई तो तुम में से किसी को भी खाने को कुछ नहीं मिलेगा। एक ही पल में ग्रेट जू इंपीरियल पैलेस भाग दौड़ और काम की आवाजों से एम्परर बारिश की तरह फावड़ा चला रहा था। प्राइम मिनिस्टर उड़ती रफ्तार से घास फूस उखाड़ रहा था और बाकी मंत्री तेज मैन्योर ढो रहे थे। उधर कुछ दूरी पर जायंट पिट्स में सेक्ट्स के मास्टर्स पछतावे के आंसू बहा रहे थे। वे पूरी ताकत से स्पिरिचुअल एनर्जी सोखने की कोशिश कर रहे थे ताकि पेड़ के रूप में थोड़ा और मजबूत हो जाए और उस भयानक किसान की नजर में बेकार न ठहरे। और रही तुम्हारी बात तो तुम फिर लाउंज चेयर पर लेट गए और अधूरी एंशिएंट टोम उठा ली। लेकिन तुम्हारी नजरें किताब के पन्नों से आगे बहुत दूर पूरब की दिशा में टिकी थीं। वहां तुम इस दुनिया ट्रू विल को महसूस कर सकते हेवनली डो जाग रहा था। लगता है फार्मलैंड और बड़ी होती जा रही है। तुमने मन ही मन बुदबुदाया और तुम्हारी आंखों में एक्साइटमेंट की चमक कौंध गई। जब मैं मॉर्टल रेल्म में पहले से ही इनविंसिबल हूं तो अगला खेत हेवंस में ही क्यों न खोलूं। उन सेक्ट मास्टर्स को कंपोस्ट पिट्स में बोए जाने के 7वें दिन ग्रेट जो की राजधानी के ऊपर एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी जीवित प्राणियों की आत्मा तक हिला दी। पर्पल गोल्ड ऑस्पिशियस क्लाउड्स पल भर में फट गए। पूरा आसमान 10,000 मील लंबी एक पिच ब्लैक रिफ्ट से भर गया, जैसे खुद स्वर्ग ने एक विशाल, ठंडी और निर्दयी आंख खोल दी हो। वह थी लेजेंडरी आई ऑफ हेवन। सुवू ने अपना फावड़ा रोक दिया और भय से आसमान की ओर देखने लगा। उसने ग्रेट जो के रॉयल सीक्रेट्स में पढ़ा था कि जब मॉर्टल रेल्म में हेवनली डाउ की सहनशक्ति से बाहर की ताकत प्रकट होती है तो अपर रेल्म उसे मिटाने के लिए थंडर उतारता है। जैसे ही वह दरार खुली, उसमें से एक एंशंट, प्राइमोडियल और बिल्कुल सर्वोच्च ऑनरा नीचे बरसने लगा। मृत्यु कीड़ों, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम स्वर्ग का विरोध करो और फेट बदल दो। कल्टीवेशन के फलों फिल्थी नरिशमेंट में बदल दिया। तुम सबको मौत की सजा दी जाएगी। एक गरजती हुई आवाज 8 साम्राज्यों की सीमाओं में गूंज उठी। अगले ही पल पूरी तरह गोल्डन लाइटनिंग से बने 9 विशाल ड्रैगन्स उस दरार से दहाड़ते हुए बाहर निकले। हर एक लाइटनिंग ड्रैगन का ऑनरा ब्लैक एंड व्हाइट पैलेस के मास्टर से 100 गुना ज्यादा भयानक था। यह मॉर्टल मार्शल पावर नहीं थी, यह तो नेचुरल लॉज का साकार रूप था। उस दबाव के नीचे शाही शहर की इमारतें टूटने लगीं। जो मंत्री अभी तक फार्मिंग के अभ्यस्त नहीं हुए थे वे वहीं बेहोश होकर गिर पड़े और सिर्फ तुम थे जो अब भी अपनी लाउंज चेयर पर आराम से लेटे हुए थे। तुमने फ्रूट प्लेट से अभी अभी तोड़ा गया होली ओरिजिन फ्रूट उठाया जो हल्की स्टारलाइट से चमक रहा था और उसका एक कुरकुरा बाइट लिया। लिटिल ली, परासोल को थोड़ा बाईं तरफ खिसकाओ, यह हेवनली लाइटनिंग आंखों को चुभ रही है। तुमने बहुत ही लापरवाही से लिटिल ली ने अपने माथे का ठंडा पसीना पोंछा। उसके पैर कांप रहे थे, फिर भी उसने दांत भींचे और आदेश का पालन किया। घमंडी लड़के! हेवनली गेट से एक आकृति धीरे धीरे बाहर आई। उस आदमी ने चमकदार सिल्वर आर्मर पहना हुआ था और हाथ में एक हेलबर्ट था जिससे विनाश का ऑरा निकल रहा था। उसकी आंखें सूरज की तरह जल रही थीं और उसके सिर के पीछे लेयर्ड डिवाइन हेलोस तैर रहे थे। वह था हेवनली इंस्पेक्टर कांगजिया। कांगजिया ने नीचे शाही महल की ओर देखा जो अब किसी देहाती खेत जैसा लग रहा था। जब उसने 3 सेक्ट मास्टर्स को पेड़ के ठूंठों की तरह गड्ढों में गड़ा देखा तो वह दहाड़ उठा। तुमने सचमुच इन्हें खाद की तरह इस्तेमाल किया? तो इसमें दिक्कत क्या है? तुम खड़े हुए, अपने कपड़ों से फल के टुकड़े झाड़े और ऊपर उस ऊंचे हेवनली इंस्पेक्टर की तरफ देखा। सिर्फ ये ही नहीं, मुझे तो लगता है तुम जो 9 लोचे साथ लाए हो
पुलिंग प्लाउज के लिए भी काफी अच्छे रहेंगे। और जहां तक तुम्हारी बात है, तुमने कैंगजिया को ऊपर से नीचे तक देखा और होठों को तिरस्कार से मोड़ लिया। तुम्हारा आर्मर कुछ ज्यादा ही चमकीला है, इससे बग्स आकर्षित होंगे। लेकिन अगर इस हैलबर्ट को तोड़ दिया जाए तो इससे कई अच्छे होस बनाए जा सकते हैं। मर जाओ। कांगजिया पूरी तरह गुस्से से फट पड़ा और उसने अपना हैलबर्ट जोर से घुमाया। वे 9 जायंट लाइटनिंग ड्रैगन्स दहाड़ते हुए आगे बढ़े और एक विशाल लाइटनिंग अरे में बदल गए, जो पूरे ग्रेट जो डायनेस्टी को मिटाने की क्षमता रखता था। वह पूरे शाही शहर को धरती में मिला देने वाला था। सुवु ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं। सब खत्म हो गया। यह अपर रेल्म की डिवाइन पनिशमेंट है। इस अपोकलिप्टिक लाइटनिंग अरे का सामना करते हुए तुम उठे। तुमने कोई अर्थ शैटरिंग डिवाइन स्किल नहीं चलाई। इसके बजाय तुमने बिना किसी जल्दबाजी के अपनी कमर से वह ग्रे हो निकाला जो पिछले आधे साल से तुम्हारे साथ था, और खाली हवा में बहुत हल्के से एक स्वाइप किया। एक ही पल में जमीन जितनी भारी और गाढ़ी अर्थी येलो लाइट तुम्हारे पैरों के नीचे से फूट पड़ी। ऐसा लगा जैसे पूरी ग्रेट जो कैपिटल की धरती जिंदा हो उठी हो। जब लाइटनिंग अरे नीचे गिरा तो वह फटा नहीं। उसके बजाय जैसे मिट्टी का बैल समुद्र में घुसकर गुम हो जाए, वैसे ही वह उस भारी अर्थी येलो लाइट में निगल लिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, वे 9 लाइटनिंग ड्रैगन्स दर्द से चिल्लाए और उसी शक्ति ने उन्हें बादलों से जबरदस्ती नीचे खींच लिया। उनके शरीर तेजी से छोटे होते गए और आखिर में वे 9 सुनहरी लोचस बन गए जिनसे बिजली की चिंगारियां निकल रही थीं और वे तुम्हारे पैरों के पास तड़प रही थीं। ये क्या? कांगजिया सदमे से लगभग बादलों से गिर पड़ा। हेवनली दाओ की थंडर ट्रिब्यूलेशन को तुमने अर्थ एट्रीब्यूट नरिशमेंट में बदल दिया था। तुम हल्का सा मुस्कुराए। धरती की ऊर्जा सब कुछ समेट लेती है। बिजली की ये कुछ मामूली धाराएं बस मिट्टी में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स बढ़ाने जैसी हैं। फिर तुम्हारी आंखें ठंडी हो गईं। अब मेरी बारी। तुमने एक कदम आगे बढ़ाया और तुम्हारी आकृति पल भर में 1000 फीट ऊंचे आसमान में पहुंच गई। तुम सीधे कैंगजिया के सामने प्रकट हुए। डर के मारे उसने हैलबर्ट घुमाकर बचाव करना चाहा, लेकिन उसने पाया कि उसके चारों तरफ की स्पेस गोंद की तरह चिपचिपी हो चुकी थी। वह जो अपर रेल्म का सेलेस्टियल एनवॉय था, अब उंगली तक हिलाने में असमर्थ था। यह डोमेन है, नहीं यह डाओ है। तुमने अपना होय उठाया और उसके सिर पर हल्के से टप कर दिया। दूसरा फावड़ा वीडिंग। धड़ाम! कांगजिया के सिर के पीछे के लेयर्ड डिवाइन हेलोस पल भर में टूट गए। उसका शानदार सिल्वर आर्मर कबाड़ में बदल गया, बिल्कुल उखाड़ी गई घास फूस जैसा दिखते हुए। तुमने उसका कॉलर पकड़ा और उसे सीधे आसमान से नीचे फेंक दिया। शाही महल के बीचों बीच एक और गहरा गड्ढा बन गया। तुम वापस जमीन पर उतरे और एक हाथ से मरोड़कर गांठ बना दी गई उसकी हैलबर्ट उठाए हुए थे, ताकि बाद में उससे होश ढाली जा सके। गड्ढे में मिट्टी से सने पड़े इंस्पेक्टर को देखते हुए तुमने कहा, यह अपर रेल्म से आया है तो इसमें स्पिरिचुअल एनर्जी भी ज्यादा होगी। फिर तुमने ज्यूली से कहा, इसे उत्तर वाले एक्सपेरिमेंटल फील्ड में बो दो। मैं देखना चाहता हूं कि इससे इमोर्टैलिटी एलिक्सर उगाई जा सकती है या नहीं। कांगजिया पागलों की तरह छटपटाने लगा। मैं अपर रेल्म का एनवॉय हूं। हेवनली दाओ तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे ही हेवनली गेट पूरी तरह खुलेगा, इमोर्टल आर्मी उतर आएगी। तुमने उसकी एक भी बकवास नहीं सुनी। तुमने बस उसे एक लात मारी और सीधे गड्ढे में गिरा दिया। फिर बहुत कैजुअली उसके मुंह में मिट्टी की एक मुट्ठी ठूंस दी। बहुत शोर करता है, यहां मेरा कहां ही हेवनली डाओ है। जैसे ही कैंगजिया को सीधा खड़ा करके बोया गया, शाही शहर की स्पिरिचुअल एनर्जी फिर से उछलने लगी। यहां तक कि हवा में टाइनी स्पिरिट स्टोन क्रिस्टल्स तक बनने लगे। सुवु और सारे मंत्री पूरी तरह सुन्न पड़ चुके थे। उन्होंने अपने ही राजकुमार को हेवनली एनवॉय को चूजे की तरह गाड़ते देखा और उनके दिल में गर्व की एक अजीब लहर उठ खड़ी हुई। यह हमारी ग्रेट जो की धरती है। यह इमॉर्टल्स को भी बो सकती है। उसी वक्त तुमने अपने शरीर में एक हल्की थरथराहट महसूस की। कई टॉप टियर पावर हाउसेस को बोने के बाद तुम्हारा कल्टीवेशन आखिरकार मार्शल सेज रेल्म के पीक को पार कर गया और एक ऐसे रेल्म को छू लिया जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा था। तुम्हारी डिवाइन सेंस उस पिच ब्लैक रिफ्ट के पार चली गई और उसने उसके पीछे का दृश्य देख लिया। वहां अंतहीन पर्वत श्रेणियां थीं, स्पिरिचुअल एनर्जी का समंदर था और इमॉर्टल बर्ड्स उड़ रहे थे। जमीन का हर इंच मोहक सुगंध बिखेर रहा था। वह मॉर्टल रेल्म नहीं था, वह अपर रेल्म था, इमॉर्टल स्पिरिट रेल्म। जब तुम इमॉर्टल स्पिरिट रेल्म में पहुंचे तो वहां कोई एथीरियल हल्कापन नहीं था। इसके बजाय तुमने सडन की बेहद भारी बदबू महसूस की। यह वह गंध थी जिसे सिर्फ बहुत लंबे समय तक जी चुके लोग पहचान सकते थे। यह संकेत था कि इस दुनिया की उम्र लगभग समाप्त हो चुकी है। इमॉर्टल रेल्म वैसा शाश्वत नहीं था जैसा मॉर्टल समझते थे। वह तो एक बंजर जमीन जैसा हो चुका था जो ज्यादा कल्टीवेशन के कारण सख्त पड़ गई थी। तुमने आंखें खोली
और खुद को लॉन्जेविटी पैलेस के खंडहरों के सामने खड़ा पाया। कभी यह इमॉर्टल रेल्म की सबसे महान लीनियज हुआ करती थी, लेकिन अब वहां हर तरफ वीड्स उगी थीं। टूटी हुई पत्थर की सीढ़ियों पर एक जर्जर बूढ़ा बैठा था और सामने आधा मरा हुआ डो एनलाइटनमेंट टी ट्री देख रहा था। वह था लॉन्जेविटी पैलेस का आखिरी उत्तराधिकारी, पेट्रियार्क लॉन्जेविटी। उसकी लाइफ स्पैन समाप्ति पर पहुंच चुकी थी। उसकी हर सांस से मृत्यु का ऑरा निकल रहा था। एक और मरने वाला आ गया। पेट्रियार्क ने सिर भी नहीं उठाया। उसकी आवाज भर्रा गई थी। इमॉर्टल रेल्म में स्पिरिचुअल एनर्जी अब बची ही नहीं है। यह मिट्टी लॉन्जेविटी नहीं उगा सकती, लाइफ तो बिल्कुल नहीं। नौजवान बूढ़े होकर मरने से पहले कहीं जाकर अपनी कब्र ढूंढ ले। तुमने उस लगभग मरे हुए टी ट्री को देखा, फिर फटी हुई इमॉर्टल सॉइल को देखा और अचानक मुस्कुरा दिए। यह जमीन मरी नहीं है, ये बस थक गई है। तुमने और कुछ नहीं कहा, बस अपने कंधे से होए उतार लिया। पेट्रियार्क ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, तुम अभी अभी यहां उतरे हो और किसी सिक्लूजन मेथड की खोज करने के बजाय मेरे सामने फावड़ा चलाने लगे। जानते हो, मैंने 10,000 साल तक लॉन्जेविटी आर्ट्स कल्टीवेट की, फिर भी इस हेवन एंड अर्थ की डिप्लीशन का सामना नहीं कर सका। तुमने जवाब नहीं दिया। तुम बस उस सूखे टी ट्री के पास खड़े हुए, नीचे झुके और मिट्टी की पहली परत धीरे से उखाड़ी। एक बार ओरिजिन को रिस्टोर करने के लिए। जैसे ही हो नीचे गया, कोई अर्थ शैटरिंग शॉकवेव नहीं उठा, लेकिन पेट्रियार्क की धुंधली आंखों में ऐसा दृश्य उभरा जिससे उसकी आत्मा कांप उठी। जहां हो धंसा, वहां की क्रैक्ड इमॉर्टल सॉइल से एक सुनहरी आदिम लाइफ फिल्ड अर्थी डव एसेंस रिसने लगी। मॉर्टल रेल्म में पिछले आधे साल फार्मिंग करते हुए तुमने जो अपने शरीर में संचित किया था, वह स्पिरिचुअल पावर नहीं बल्कि लाइफ का सोर्स था। कल्टीवेटर्स स्वर्ग से मांगते हैं, जबकि तुम्हारी फार्मिंग धरती को अर्पण है। तुमने मॉर्टल रेल्म की उन 2 एकड़ जमीन की फर्टिलिटी को इस एक हो स्ट्राइक के जरिए वापस इस सूखे इमॉर्टल रेल्म में पहुंचा दिया। यह तो धरती की नाड़ी है। पेट्रियार्क लॉन्जेविटी झटके से खड़ा हो गया और उत्साह से कांपने लगा। तुम चुपचाप जड़ों के आसपास की मिट्टी ढीली करते रहे। तुम्हारी हर हरकत धीमी थी, मगर उसमें कोई प्राचीन लय समाई हुई थी। आधा घंटा बीतने के बाद वह डाउ एनलाइटनमेंट टी ट्री, जो 3,000 साल से सूखा हुआ था, अचानक हिंसक रूप से कांप उठा। उसकी धूसर सफेद छाल से एक कोमल हरी कोम्पल जबरदस्ती बाहर निकली। उसी क्षण एक ताजगी भरी सुगंध 10,000 मील तक फैल गई। मृत लकड़ी में फिर से बसंत लौट आया। उस सुगंध में नहाकर पेट्रियार्क लॉन्जेविटी की धंसी हुई आंखें फिर भरने लगीं। उसकी पेड़ की छाल जैसी त्वचा में भी लाइफ लौटने लगी। उसकी लाइफ स्पैन समाप्त हो चुकी थी। आज उसका मरने का दिन होना चाहिए था। लेकिन अब उसने महसूस किया कि उसकी एग्जॉस्टेड लाइफ व्हील उल्टी दिशा में घूमने लगी है और 0 से 3,000 साल की लाइफ स्पैन पैदा हो गई। अगले ही पल 10,000 साल से इमॉर्टल रेल्म में घूमता वह ओल्ड मॉन्स्टर तुम्हारे सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों में अहंकार का नामो निशान नहीं था, सिर्फ गहरी कृतज्ञता और ऑ बाकी थी। लॉन्जेविटी पैलेस का पापी एज्योर एम्परर के ट्रू बॉडी को प्रणाम करता है। उसने तुम्हें उस लेजेंडरी एज्योर एम्परर समझ लिया, जो सभी हेवंस की वाइटैलिटी को नियंत्रित करता है। तुमने पसीना पोंछा, उसे उठाया और शांति से कहा, मैं कोई एज्योर एम्परर नहीं हूं। मुझे बस लगा कि अगर यह पेड़ मर गया और पीने को चाय नहीं बची तो सच में बड़ा अफसोस होगा। तुमने उन वीरान रूइंस की तरफ इशारा किया और कहा, बुजुर्ग, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं यहाँ 2 एकड़ जमीन उधार लेकर कुछ रेशन उगाना चाहता हूँ। पेट्रियार्क लॉन्जेविटी एक्साइटमेंट में लगभग बेकाबू हो गया। अगर ग्रेट ग्रैंड मास्टर की इच्छा हो तो सिर्फ 2 एकड़ क्या, लॉन्जेविटी पैलेस की लाखों मील की पूरी भूमि भी आपकी हथेली की मिट्टी है। बहुत जल्द लॉन्जेविटी पैलेस में डेडवुड रिवाइवल की खबर पूरे इमॉर्टल रेल्म में फैल गई। वे बड़े इमॉर्टल सेक्ट्स जो लॉन्जेविटी पैलेस की बची खुची फाउंडेशन बांटने की नीयत से बैठे थे, एक एक करके उतरने लगे। सबसे आगे ग्रेट बर्निंग हेवन सेक्ट का इमॉर्टल लॉर्ड था। उसका ऑरा वायलेंट था और जमीन पर उतरने से पहले ही वह गरजा, ओ बूढ़े लॉन्जेविटी, सुना है तुम्हें सुप्रीम लॉन्जेविटी ट्रेजर मिला है। उसे सौंप दो और यह लॉर्ड तुम्हें 100 साल और जीने की गारंटी देगा। लेकिन जैसे ही वह लॉन्जेविटी पैलेस के प्रांगण में उतरा, वह दंग रह गया। उसने देखा कि कभी शान से भरा क्वाजी एम्परर पेट्रियार्क लॉन्जेविटी अब खाद की टोकरी उठाए पसीने से तरबतर होकर खुश खुश वीड्स निकाल रहा था। और मुख्य हॉल के बीचों बीच तुम एक छोटे फोल्डिंग स्टूल पर बैठे थे और हाथ में उगे हुए एक नए लॉन्जेविटी वीट ग्रेन को देख रहे थे। इमॉर्टल लॉर्ड गुस्से से फट पड़ा। क्या लॉन्जेविटी पैलेस इतनी गिर गई कि अब किसानों के साथ उठने बैठने लगी? मेरे लिए इस खेत को जला दो। उसने अपनी हथेली चलाई और स्काई फिलिंग इमॉर्टल फायर
एक फायर ड्रैगन में बदलकर वीट फील्ड की तरफ टूट पड़ा। तुमने हल्की सी भौहें सिकोड़ी। मिट्टी अभी अभी ढीली की है, ज्यादा गर्मी जड़ों को नुकसान पहुंचा देगी। तुमने बगल की बाल्टी से एक करछी पानी भरा और कैजुअली उसकी तरफ फेंक दिया। छपाक! वह इमॉर्टल फायर जो पहाड़ जला सकती थी और समुद्र उबाल सकती थी, जैसे ही उस पानी को छुआ, सिसकारी लेकर पल भर में बुझ गई और कोमल धुंध में बदल गई। इमॉर्टल लॉर्ड को लगा जैसे उस पर किसी ने भारी वार किया हो। वह पीछे की तरफ उड़ गया। उसकी आंखों में डर भर गया। यह पानी नहीं है, यह तो लिक्विफाइड लाइफ एसेंस है। तुम खड़े हुए उस डरे हुए इमॉर्टल लॉर्ड की ओर देखा, मगर उसे मारने की कोशिश नहीं की। तुमने बस उदासीन स्वर में कहा, कल्टीवेटर्स, ओ कल्टीवेटर्स, तुम लोग हमेशा इटर्नल लाइफ खोजते हो, लेकिन अपने ही कब्र खोदते रहते हो। हत्या से जन्मी डेथ ऑरा इस दुनिया को और जल्दी मरने पर मजबूर करती है। जब धरती ही नहीं बचेगी तो लॉन्जेविटी किससे मांगोगे? तुमने अपनी हथेली खोली। उसके भीतर गेहूं का एक सुनहरा दाना था। लॉन्जेविटी चाहिए? इमॉर्टल लॉर्ड दंग रह गया और अनायास सिर हिला दिया। तुमने उंगली चलाई और वह व्हीट ग्रेन उड़कर उसके मुंह में चला गया। एक ही पल में उसकी वायलेंट ऑरा गायब हो गई और उसकी जगह वार्म, पीसफुल और प्रोफाउंड वाइटैलिटी ने ले ली। फोर्स्ड ब्रेक थ्रू से उसके शरीर में जो हिडन इंजरीज थीं, वे उसी क्षण भर गईं। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि उसका कल्टीवेशन रेल्म भले ही नहीं बदला, लेकिन उसकी फिजिकल बॉडी कई गुना मजबूत हो गई थी। 5 डिकेज ऑफ हेवन एंड मैन का हर पल का डर गायब हो गया। यह एक गेहूं का दाना मेरी 10,000 साल की लॉन्जेविटी आर्ट्स कल्टीवेशन से ज्यादा कीमती है। इमॉर्टल लॉर्ड का चेहरा अविश्वास से भरा था। उसे अचानक समझ आया कि उसके सामने खड़ा यह कोई किसान नहीं है, यह तो लाइफ के एसेंस को कल्टीवेट करने वाला सच्चा देवता है। वापस जाओ, तुमने हो उठाया और फिर से खेत की ओर लौट गए। आगे से कम लड़ना और अच्छी मिट्टी ज्यादा बचाना। अगर चाहो अगली बार पर्पल क्लाउड लिविंग सॉइल लेकर आना। बदले में मैं तुम्हें 2 LB वीट सीड्स दूंगा। यह अधीनस्थ आदेश स्वीकार करता है। इमॉर्टल लॉर्ड एक घुटने पर बैठ गया और उसने सबसे सम्मानित नमन किया। वह ताकत से दबा नहीं था। वह इस लाइफ ग्रांटिंग मिरेकल से पूरी तरह जीत लिया गया था। उस दिन के बाद इमॉर्टल रेल्म का माहौल पूरी तरह बदल गया। वे एरोगेंट इमॉर्टल एम्परर्स और डीमन वेनरेबल्स अब इमॉर्टल पिल्स और मैजिकल ट्रेजर्स के लिए एक दूसरे का खून नहीं बहाते थे। उसके बजाय वे पूरी दुनिया में दुर्लभ मिट्टियां खोजते फिरते थे। हॉल ऑफ लॉन्जेविटी इमॉर्टल रेल्म की असली होली लैंड बन गई। हजारों हजार साल जी चुके ओल्ड मॉन्स्टर्स सिर्फ हॉल ऑफ लॉन्जेविटी की मेड के पास एक सांस लेने के लिए अपने अहंकार को निगलकर पेट्रियार्क लॉन्जेविटी से वीड्स निकालने की जगह मांगते थे। और तुम अब भी उसी साधारण छोटे कोर्टयार्ड में रहते थे। अब तुम्हें मॉर्टल रेल्म का सुवू, युजो का स्पाइन ड्रैगन या सुप्रीम बोन का पुराना वैर किसी चीज की परवाह नहीं रही थी, क्योंकि तुमने समझ लिया था, जब तुम्हारा होवी इस भूमि में धंसता है, जब तुम बीजों को मिट्टी चीरते देखते हो, तो अपनी उंगलियों पर यूनिवर्स की वाइटैलिटी को बहते देखना ही सच्ची इनविंसिबिलिटी है। सुप्रीम बोन क्या है? वो तो बस हड्डी का एक टुकड़ा है। तुम इस हेवन एंड अर्थ के टिलर हो। तुम ही लॉन्जेविटी हो। इमॉर्टल रेल्म की बारिश हमेशा स्पिरिचुअल एनर्जी से बने मीठे अमृत जैसी होती थी, लेकिन उस दिन हॉल ऑफ लॉन्जेविटी के ऊपर आसमान से काली बारिश बरसी। जब वे बूंदें उन इमॉर्टल स्टोन्स पर गिरीं जो 10,000 साल में भी नहीं सड़ी थीं, तो सिसकारियों के साथ कोरोसिव ध्वनि उठी। जब वे खेतों में काम कर रहे इमॉर्टल लॉर्ड्स पर गिरीं, तो उनकी प्रोटेक्टिव इमॉर्टल लाइट पल भर में मध्यम पड़ गई और उनके पहले से दमकते चेहरे अचानक बूढ़े होने लगे, मानो बारिश की एक बूंद ही 100 साल की लाइफ स्पैन ले गई हो। यह 5 डिकेज ऑफ हेवन एंड मैन की भौतिक अभिव्यक्ति थी। यह थी साइलेंट एक्सटिंक्शन की बारिश। गेहूं के खेत में निराई कर रहे पेट्रियार्क लॉन्जेविटी के हाथ से हो गिर पड़ा। उसका चेहरा मौत की तरह सफेद पड़ गया। यह इमॉर्टल रेल्म के सभी कल्टीवेटर्स का नाइटमेयर था। इसका मतलब था कि इस दुनिया की उम्र सचमुच समाप्ति पर पहुंच गई है। हेवनली दाओ ने अब सभी जीवित प्राणियों की कटाई शुरू कर दी थी। वह सारी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस ले रहा था जो उसने कभी उधार दी थी। सब खत्म हो गया। इमॉर्टल रेल्म ढह रहा है। ग्रेट ब्राह्मा सेक्ट का इमॉर्टल लॉर्ड अपनी बांह पर उभरते एज स्पॉट्स को देखकर निराशा में दहाड़ उठा। लेकिन उस डरावनी ब्लैक रेन के नीचे भी सिर्फ तुम ही थे जो अब भी घने हो चुके एनलाइटनमेंट टी ट्री के नीचे बैठे थे। तुम्हारे सामने मोटी मिट्टी के साधारण टी यूटेंसिल्स रखे थे। तुमने ऊपर उन डिस्पेयर से भरे ब्लैक क्लाउड्स को देखा, फिर खेत में गिरती बारिश को देखा जिससे लॉन्जेविटी वीट की पत्तियां पीली पड़ रही थीं और हल्का सा भौहें सिकोड़ लीं। यह बारिश बहुत एसिडिक है, मिट्टी इसे सहन नहीं कर पाएगी। तुमने कोई शील्ड नहीं बनाई और ब्लैक रेन को अपने कपड़ों पर गिरने दिया। अजीब बात यह थी कि वह डेथ रेन
जो इमॉर्टल लॉर्ड की लाइफ स्पैन तक को गलाकर खा सकती थी, तुम पर गिरते ही गायब हो जाती थी, मानो स्पंज पर गिरते ही सोख ली गई हो। जब एसिडिटी है तो न्यूट्रलाइज करना होगा। तुमने मेज से एक चिप्ड क्ले पॉट उठाया और उसमें ब्लैक रेन भर ली। फिर तुमने कुछ ऐसा किया जिसे वहां कोई समझ ही नहीं पाया। तुमने उस डेथ ऑरा से भरे बारिश के पानी को उबलती हुई टी पॉट में उड़ेल दिया। गुड 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 गुड। उस बर्तन में उबल रही थी अभी अभी तोड़ी गई एनलाइटनमेंट टी लीव्स। इसी क्षण वॉइड फट गया और ब्लैक रेन पर चलते हुए एक मृत्यु सा शांत अस्तित्व नीचे उतरा। वह पूरी तरह ग्रे रोब में ढका हुआ था। वह जितना कदम बढ़ाता, उसके पैरों के नीचे की वॉइड उतनी ही टूटती चली जाती। वह था डाओ लॉर्ड ऑफ एक्सटिंक्शन, इमॉर्टल रेल्म का सबसे पुराना टैबू एग्जिस्टेंस। वह लाइफ स्पैन को निगलने वाले डाओ का कल्टीवेटर था और 5 डिकेड्स ऑफ हेवन एंड मैन के पीछे का असली मास्टरमाइंड भी वही था। हॉल ऑफ लॉन्जेविटी में अब भी इतनी घनी वाइटैलिटी बची है। युवा, तुम्हारे फिजिकल बॉडी में प्राइमल लाइफ फोर्स उमड़ रही है। खुद को मेरे लिए सैक्रिफाइस कर दो और मैं तुम्हें इस नई दुनिया का ग्रेव कीपर बना दूंगा। उसकी दबाव भरी ऑरा पूरे क्षेत्र में फैल गई। पेट्रियार्क लॉन्जेविटी और ग्रेट ब्राह्मा इमॉर्टल लॉर्ड कीचड़ में चेहरा टेक कर गिर पड़े। वे सिर भी नहीं उठा पा रहे थे, लेकिन तुम ऐसे थे मानो तुमने कुछ सुना ही ना हो। तुम बस टी पॉट को ध्यान से देखते रहे। उबाल बिल्कुल ठीक है। तुमने टी पॉट उठाई और पिच ब्लैक टी की एक प्याली भरी, जिससे विचित्र मगर सुकून भरी खुशबू उठ रही थी। दूर से आया मेहमान भी मेहमान ही होता है। आओ एक कप टी पी लो, शरीर गर्म हो जाएगा। तुमने कप उठाकर उस डीमन लॉर्ड की ओर बढ़ाया जो पूरे इमॉर्टल रेल्म को तबाह कर सकता था। दाओ लॉर्ड ऑफ एक्सटिंक्शन ठंडी हंसी हंसा। बेवकूफी भरे खेल। मैं एक्सटिंक्शन का स्रोत हूं, हर पॉइजन से परे। तुम सोचते हो एक कप टी मुझे। वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया क्योंकि उसने देखा कि तुमने हल्के से कप आगे सरकाया। वह टी उड़कर नहीं गई बल्कि सीधे मिस्ट बन गई और दाओ लॉर्ड ऑफ एक्सटिंक्शन को पल भर में ढंक लिया। ये क्या है? उसने भय से जाना कि उस धुंध में स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी और न ही पॉइजन था। वह तो एक ऐसा साइकिल था जो उसके लिए पूरी तरह अपरिचित था। वह ब्लैक रेन मूलतः इस दुनिया की अल्टीमेट डेथ ऑरा थी, लेकिन तुम्हारे हाथों एनलाइटनमेंट टी लीव्स के साथ उबलकर एक्सट्रीम डेथ ने लाइफ को जन्म दिया था। वह प्यूरेस्ट रिजुविनेशन वाटर में बदल चुकी थी। द लॉर्ड ऑफ एक्सटिंक्शन ने एक भयावह चीख निकाली। उसके शरीर की डेथ ऑरा पागलों की तरह पिघलने लगी। उसका सूखा हुआ शरीर कोमल होने लगा। उसकी झुर्रियां गायब हुईं, सफेद बाल काले होने लगे और बूढ़ी आवाज बच्चों जैसी बनती चली गई। लेकिन उसके लिए यह सबसे क्रूर यातना थी क्योंकि वह डेथ टो का कल्टीवेटर था। उसके लिए वाइटैलिटी ही घातक जहर थी। नहीं, रुक जाओ। मुझे लॉन्जेविटी नहीं चाहिए, मुझे एक्सटिंक्शन चाहिए। एनलाइटनमेंट टी ट्री के नीचे बैठे हुए तुमने अपने लिए भी धीरे से एक कप भरा और हल्का सा घूंट लिया। इसे कहते हैं गिरे हुए फूल निर्दयी नहीं होते, वे वसंत की मिट्टी बनकर फूलों को पोषण देते हैं। तुमने शांत स्वर में कहा। तुमने इतना डेथ ऑरा इकट्ठा किया है, अगर इसे कंपोस्ट में न बदला जाए तो सच में बहुत वेस्ट होगा। जब तुम मरना नहीं चाहते तो फिर जिंदगी शुरू से जी लो। सभी के स्तब्ध चेहरों के सामने इटर्नल एजेस को दबाने वाला वह डाओ लॉर्ड ऑफ एक्सटिंक्शन इस टी मिस्ट के भीतर 10,000 साल पुराने डीमन से उल्टा बढ़ते बढ़ते एक गोल मटोल गोरे 3 साल के बच्चे में बदल गया, जिसने लाल बेली बैंड पहना हुआ था। उसके शरीर की सारी डेथ ऑरा शुद्ध होकर गायब हो चुकी थी। वह अब एक प्योर चाइल्ड बन चुका था जिसके पास इन्नेट डाओ बॉडी थी। वह जमीन पर बैठा अपने छोटे हाथों को घूरता रहा और फिर जोर जोर से रो पड़ा। वाह! ब्लैक रेन रुक गई। आसमान के घने डार्क क्लाउड्स टीपॉट से उठती स्टीम से उड़ गए और लंबे समय बाद साफ तारों भरा आकाश दिखाई दिया। धरती पर गिरी ब्लैक रेन अब पूरी की पूरी ब्लैक गोल्ड फर्टिलाइजर में बदल चुकी थी। पीली पड़ चुकी लॉन्जेविटी वीट पल भर में 3 फीट और ऊंची हो गई। सुनहरी गेहूं की लहरें हवा में लहराने लगीं और मोहक सुगंध फैल गई। पैट्रियार्क लॉन्जेविटी कांपते हुए उठ खड़ा हुआ। उसने रोते हुए एक्सटिंक्शन टॉडलर को देखा, फिर तुम्हारी तरफ देखा जो अब भी शांत और सहज खड़े थे। उसे बस इतना महसूस हुआ कि उसका गला सूख गया है। एक पॉट टी ने 5 डिकेज ऑफ हेवन एंड मैन को उबालकर खत्म कर दिया। एक कप पानी ने एक इटर्नल डीमन लॉर्ड को बच्चे में बदल दिया। यह कैसा इमोर्टैलिटी कल्टीवेशन था? यह तो कर्मा के साथ खेलना था। ग्रे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पेट्रियार्क लॉन्जेविटी कांपती आवाज में घुटनों पर गिर पड़ा। इस बच्चे का क्या करें? तुमने अपना टी कप नीचे रखा और अभी भी रो रहे एक्सटिंक्शन टॉडलर की ओर इशारा किया। इस बच्चे की इन्नेट पोटेंशियल अच्छी है, बस पहले इसका रास्ता थोड़ा टेढ़ा था। संयोग से मेरे खेत को खरबूजों की रखवाली करने वाले की जरूरत है। तुमने एक छोटा स्ट्रॉ हैट उसकी तरफ उछाल दिया जो बिल्कुल उसके सिर पर जा गिरा। आज से इसका नाम एयर होगा। इसे बता दो, जब यह ब्लैक रेन से सिंचे इस खेत को पूरा जोत लेगा
तभी इसे खाने को मिलेगा। उस दिन के बाद हॉल ऑफ लॉन्जेविटी में एक नया दृश्य दिखाई देने लगा। लाल बेली बैंड और स्ट्रॉ हैट पहना एक नन्हा बच्चा अपने से भी ऊंचा हुए उठाए हर दिन हाँफता हुआ खेत जोतता था। कौन सोच सकता था कि यह वही डाउ लॉर्ड ऑफ एक्सटिंक्शन है जिससे कभी पूरा इमॉर्टल रेल्म कांपता था। और तुम अब भी उसी एनलाइटनमेंट टी ट्री के नीचे बैठते थे। अब तुम असेंशन का कोई और रास्ता नहीं खोज रहे थे, क्योंकि तुम समझ चुके थे कि जब इस हेवन एंड अर्थ में तुम्हारे हो के नीचे फिर से वाइटैलिटी लौटती है तो तुम्हारे पैरों के नीचे की राह ही ग्रेट डाउ ऑफ लॉन्जेविटी है। 1 सदी बाद इमॉर्टल रेल्म का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। अब वह समय नहीं रहा जब लोग एक स्पिरिट हर्ब के लिए खून खराबा करते थे, क्योंकि सबको पता चल गया था कि अगर हॉल ऑफ लॉन्जेविटी से सुक्लैन की फर्टिलाइजर की एक बोरी मिल जाए तो अपने पहाड़ों के पीछे भी टॉप ग्रेड स्पिरिट हर्ब्स उगाई जा सकती हैं। अब बड़े इमॉर्टल सेक्ट्स के सेक्ट मास्टर्स एक दूसरे से यह नहीं पूछते थे कि कल्टीवेशन कितना बढ़ा, बल्कि पूछते थे, तुम्हारे यहां उन 2 एकड़ स्पिरिट बोन्स को पीस लिया गया क्या? मत पूछो, आजकल हेवनली डाउ थोड़ा सूखा चल रहा है। मैं तो बस ग्रेट ग्रैंड मास्टर से कुछ स्वीट रेन गिरवाने की विनती करने जा रहा हूं। इसी दिन जब तुम एनलाइटनमेंट टी ट्री की शाखाएं छांट रहे थे, तभी मॉर्टल रेल्म से सुवू, जो अब ग्रेट जो डायनेस्टी का सुप्रीम एम्परर बन चुका था, तुम्हारे छोड़े हुए हेवनली लैडर से चढ़कर ऊपर आया। वह बहुत बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसका चेहरा अभी भी जीवन से भरा था। आह आछे! सुवू ने सामने फैले इमॉर्टल ग्रास और डिवाइन हर्ब से भरे बगीचे को देखा और गहरी भावना से भर उठा। मॉर्टल रेल्म का ग्रेट जो अब अनुकूल मौसम पा चुका है और लोग शांति से जी रहे हैं। मैंने सचमुच कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया को आखिरकार मेरी राजनीति या तुम्हारी सुप्रीम बोन नहीं, बल्कि इस हो ने बचाया होगा। तुम मुस्कुराए और उसे ताजी चाय का एक कप पकड़ा दिया। सुप्रीम बोन इंसान को बस इतना देती है कि वह सभी जीवों को नीचे देख सके, लेकिन एक हो उन्हें पोषित करना सिखाती है